नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हो मेरा पर्सनल चैनल। आज बहुत ही स्पेशल सी वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूँ। मैं मानता हूँ कि आपने बहुत सारे शिक्षकों से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, बहुत सारी वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो है यूट्यूब चैनल पे पढ़ी होगी, लेकिन आज जो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा और जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि क्या मैं कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूँ और कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव चैप्टर होता है और इसमें समय बहुत ज़्यादा किल होता है। मैं आज कुछ एक नया तरीका बताऊंगा। इस नए तरीके से अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करोगे तो आपका समय बहुत कम होगा और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो कंपाउंड इंटरेस्ट के हमें लगते हैं वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन देख के उसका कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो मैं पूरा आज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने का जो नज़रिया है वो बदलूंगा। क्लास में स्टार्ट करूं इसके पहले मैं आपको दो तीन छोटी बातें बता दूं कि मैं इस चैनल पे लगातार जो है क्वालिटी वीडियो पब्लिश कर रहा हूं ताकि आप अपने मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी कर पाओ। साथ में मैं दो बैच रन कर रहा हूं। एक बैच रन कर रहा हूं बेसिक से एडवांस तक और ये 2025 वाले बच्चों के लिए है और मात्र 10 रुपये की फीस चार्ज कर रहा हूँ, वो भी रिफंडेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप ऐप इंस्टॉल कीजिए, बैच में इनरोल कीजिए और मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ के देखिए और अगर आपको पसंद ना आए तो आप 10 रुपये भी वापस ले सकते हैं। और आपकी स्पीड बूस्ट करने के लिए एक मेंस के लिए बैच रन कर रहा हूँ कि अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो आप स्पीड मेरे साथ जो है बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए 100 रुपये की फीस चार्ज कर रहा हूँ, जो है वो भी उसी सेम ऐप पे है। आप जैसे ही ऐप पे जाओगे तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो। आप ये पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे से पढ़ो और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के बाद डिसाइड कर लेना कि आपको स्पीड बूस्ट करने के लिए मेरे साथ आगे की पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है। तो चलो बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो एसआई के जस्ट रिवर्सल इसमें क्या होता है, इसमें एक बात ये होता है कि जो आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल हर साल बदलता है। प्रिंसिपल हर साल बदलता है और हमारे पास सीआई निकालने का एक फार्मूला होता है 1p × 1 + r/100 के पावर n, जहां n आपका टाइम होता है, r जो है रेट परसेंट होता है। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमें बचपन में सिखाया गया है और बहुत सारी किताबों में ही दिया गया है। आज के समय में कोई इसे जो है इस्तेमाल नहीं करता है और इसे इस्तेमाल करना उचित भी नहीं है। इसे इस्तेमाल करना उचित भी नहीं है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं दो तरीके बताता हूँ। एक ऐसा होगा जब आपको अमाउंट या सवाल में प्रिंसिपल निकालने के लिए पूछा जाएगा, तब आप रेशियो का इस्तेमाल करोगे। अभी मैं बताऊंगा रेशियो का कैसे इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। और दूसरा ये होता है जब आपसे सीआई पूछे तो आप इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना, इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल के सवालों को सॉल्व करोगे। और ये बहुत तेजी से इन दोनों मेथड से सारे के सारे सवाल जो है क्रैक हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं रेशियो मेथड, तो अगर आपने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रखा है तो मैं उसमें आपको एक बार बताऊं कि उसमें एक सक्सेशन में काम चलता है। जैसे मान लो ए किसी किसी से कोई सामान जो है खरीद के लेके आया जिसकी प्राइस पी है, उसने 10% लाभ प्राप्त करके बी को बेच दिया है और बी ने 10% लाभ प्राप्त करके सी को बेच दिया है, सी ने 10% लाभ प्राप्त करके जो है डी को बेच दिया है और डी ने 10% लाभ प्राप्त करके ई को बेच दिया हुआ है। ऐसे ये सीक्वेंस चलती चली जा सकती है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते थे? इसको आप दो तरीके से सॉल्व करते थे। परसेंटेज में आप ये बोलते थे जो बी होगा वो P का 110/100 होगा, 110/100 होगा। या फिर जिसने इसको फ्रैक्शन में कर रखा था 1/10 होगा, वो इसको लिखता था P 11/10 हो जाएगा। ये B के पास जो है उसकी खरीद प्राइस हो जाएगी और फिर जब हम C की बात करेंगे तो इसके पास 11/10 का एक बार और गुणा कर देंगे। इसके पास पहुंचेंगे तो P × 11/10 × 11/10 × 11/10 3 बार कर देंगे। इसी तरीके से ये चीज चलती रहेगी। या फिर हमने इसको ऐसे देखा था कि हम 10 से 11 को जा रहे हैं, 10 से 11 को जा रहे हैं, 10 से 11 को जा रहे हैं, या तीनों में रेट परसेंट अगर सेम है तो आखिरी में पहुंचेगा 10³ से 11³ या 10⁴ से 11⁴। ये हमने परसेंटेज में सीखा था। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फंडा चलता है। हम क्या होता है, हमारा एक प्रिंसिपल होता है, हमारा एक प्रिंसिपल होता है और ये प्रिंसिपल पहली साल में जो भी इंटरेस्ट बनाता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट बना के पहले साल का अमाउंट बन जाता है और पहली साल का जो अमाउंट होता है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है, फिर इसमें जब हम जोड़ देते हैं I2, जब इसमें हम प्रिंसिपल में अगर हम I2 जोड़ दें, दूसरी साल का जो इंटरेस्ट जोड़ दे, तो ये हमारा अमाउंट दूसरे साल का बन जाता है और जो A2 होता है वो प्रिंसिपल होता है तीसरी साल का।
यही सीक्वेंस चलता रहता है, यही सीक्वेंस चलता रहता है। तो हम इस सवाल को इस फॉर्मूले से करने के बजाय हम क्या काम करेंगे, हम इस तरीके से कर लेंगे, हम इस तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से करने का एक तरीका हम लोगों ने एक ये सीखा था परसेंटेज में। दूसरा तरीका ये है कि अगर 10% और 10% का 2 बार उसे प्रॉफिट हो रहा है तो इफेक्टिव प्रॉफिट निकालना भी सीखा था कि ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 अपॉन में 100, ये हो जाएगा 21%। या हमने ये पढ़ा था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इफेक्टिव रेट परसेंट निकालने में। रेशियो के लिए ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे और इफेक्टिव रेट परसेंट के लिए हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। बस यही बेसिक सी जो चीज है ये आपको अप्लाई करने सीखना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। एक बार ये बेसिक सी चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में अप्लाई करना सीख जाओगे तो आपके सारे सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो हम इफेक्टिव रेट परसेंट निकालेंगे। जब हमको निकालना हो जो है क्या कहते हैं कि अमाउंट या प्रिंसिपल, तो हम रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए भी हम रेशियो का इस्तेमाल कर लेंगे अगर वो डेटा इस तरीके का कॉम्प्लेक्स दिया होगा कि 6.5%, 6.25%, 6.75%, जिसमें इफेक्टिव रेट परसेंट निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम उसको रेशियो से निकाल के भी सॉल्व करेंगे। अब ये सारी चीज क्वेश्चन में हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराता हूँ। मैंने कई सारे सवाल लिए हुए हैं और ये सारे के सारे सवाल जो है अपन करेंगे जो है। जैसे आपके सामने पहला सवाल, देखो वीडियो पूरा देख के जाइएगा। अगर वीडियो पूरा आपने नहीं देखा ना तो आप मजा लूट ही नहीं पाओगे। एक बार इसको प्रैक्टिस में ला दिया ना तो आपको समझ में आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आसान है और कितने आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। पहला सवाल है 8950 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। अब देखो एक बच्चा ये होगा जो निकालेगा क्या, जो अमाउंट निकालेगा, ठीक है ना, अमाउंट निकालेगा। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूले में कुछ मिसिंग रह गया था क्या, जरा एक बार वापस देख ले। कंपाउंड इंटरेस्ट 3+1 प्लस आर अपॉन 100, इसमें प्रिंसिपल और माइनस करना पड़ेगा ना, तब आएगा आपका प्रिंसिपल और माइनस करना पड़ेगा तब आएगा। ये सीआई के लिए ये टोटल आपका अमाउंट होता है, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है इसमें, और इसमें से प्रिंसिपल और माइनस करना पड़ता है। तो अगर मान लो इस सवाल को आपको फॉर्मूले से निकालना हो तो फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से निकालोगे अमाउंट जो है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 का 2 साल का है तो स्क्वायर कर दोगे, ये आपका वो आ जाएगा। फिर इसमें एक बार और प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो सी आई आ जाएगा। तो p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस प्रिंसिपल। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, प्रिंसिपल और यहाँ रेट परसेंट क्या है 9, तो ये हो जाएगा 109/100 का स्क्वायर माइनस पी, ये होगा। अब इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो आप p कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 109 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये टाइम टेकिंग है, मतलब अगर इस चीज को सॉल्व करोगे और एग्जाम में बैठे होगे तो तकरीबन 1 मिनट लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। कितना लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा, जबकि सवाल आपको आ रहा है, कंसेप्ट आपको आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, फिर भी इसका जो कैलकुलेशन है वो 1 मिनट कम से कम में लगाएगा। अगर आपको तेज करना है तो आपको इफेक्टिव रेट परसेंट निकालने सीखना पड़ेगा। कैसे, जैसे 9% पहली साल है और 9% दूसरी साल है, तो इसमें दो बातें हैं। मैंने बोला था कि एक तो आपको रेशियो लिखने आना चाहिए और एक इफेक्टिव रेट परसेंट है। इफेक्टिव रेट परसेंट क्या हो जाएगा, आर जो रेट होगा वो इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2 साल के लिए, ये होगा फॉर्मूले से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 गुणे 9 अपॉन में 100। तो 9 दूनी 18, 9 9 81, 18.81% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18.81% हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना होगा तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, डायरेक्टली जो है 8950 गुणे 18.81 अपॉन 100 करना पड़ेगा। डायरेक्टली आपको ये करना पड़ेगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है 1683.4 आएगा। ये डेटा मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं मेंस बैच में पढ़ा रहा था, सेम क्वेश्चन मैंने मेंस बैच में अपने पढ़ाया है, तो ये डेटा मेरे को डायरेक्टली याद है। तो 1683.4 आएगा और सवाल का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे क्वेश्चन और इस तरीके से सबसे कम समय लगेगा। अब जैसे मैंने समझाने के लिए आपको ये लिखवाया है, लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर आपको परसेंटेज का चैप्टर अच्छे से पता है और इसको अगर लगाना है तो आप इसको देख के नहीं लिख सकते हो कि एक साल में 9% है, दूसरे साल में 9% है, तो 9 प्लस 9 18, 9 9 81.81, 18.81% इफेक्टिव तो देख के बता सकते हो। 18.81% तो देख के आप बता सकते हो कि इतना होगा इसका इफेक्टिव रेट परसेंट। और इफेक्टिव रेट परसेंट अगर 18.81 होगा तो आपको खाली 8950 गुणे 18.81 अपॉन 100, सिर्फ एक लाइन लिखना है ये।
अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है इसको तो सिर्फ एक लाइन लिखोगे, उसके बाद कैलकुलेशन में जो भी आपको समय लगे। लेकिन इस तरीके से जब भी आप लिखोगे, आप कितना भी तेज लिखोगे और फिर गुणा भाग करोगे तो इससे ज्यादा समय लगाओगे इसमें। तो बेहतर यही है कि आप ये वाला मेथड छोड़ो, इसको अब ना करो, इसको अब ना करो। अब जो सही तरीका है वो ये तरीका इस्तेमाल करो। अगर इसे को रेशियो से करना होता तो कैसे करते हैं, जरा रेशियो भी एक बार सीख लो, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। 9% का मतलब हो गया 9/100। सबसे पहले आप रेट को क्या करोगे, फ्रैक्शन में बदल दोगे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है आपका इंटरेस्ट, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो पहली साल कोई चीज 100 की होगी, उस पर 9 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, 109 हो जाएगा। फिर दूसरी साल भी 100 से 109 हो रहा होगा। फाइनली अगर आप इसको देखोगे तो 100 के स्क्वायर से 109 का स्क्वायर हो रहा होगा। तो जब इंटरेस्ट निकालोगे तो ये हो जाएगा 109 माइनस 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका इंटरेस्ट है, इतना आएगा 109 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। 100 स्क्वायर की वैल्यू दी है 8950, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो अपॉन में 100 स्क्वायर इंटू 8950। ये और ये एक ही बात है ना, ये और ये एक ही बात है। ये ज्यादा तेजी से लिख पाते हैं, थोड़ा कम तेजी से लिख पाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको प्रिंसिपल निकालना हो या अमाउंट निकालना हो, तो इक्वेट करना इससे ज्यादा आसान रहता है। जब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम इफेक्टिव रेट परसेंट निकालते हैं, क्योंकि हमको प्रिंसिपल का डायरेक्टली वो परसेंटेज ही निकालना रह जाता है। इसलिए ये मेथड ज्यादा कारगर होता है, किसके लिए, सीआई के लिए। और ये जो होता है ये अमाउंट या फिर प्रिंसिपल के लिए कारगर रहता है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे 2 4 5 सवाल लगाओगे वैसे वैसे कंसेप्ट और बिल्ड हो जाएगा। दिया हुआ है 5,120 रुपए पर 12.5% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे देखो 12.5% है, तो 12.5% का 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जब 12.5% का 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट परसेंट अगर निकाले तो आप देखोगे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी। आप क्या काम करोगे, 12.5%, 12.5% और 12.5% 3 बार निकालोगे। तो पहले इन दो का इफेक्टिव निकालोगे, फिर जो यहाँ पे आएगा इसका इसके साथ इफेक्टिव निकालोगे, टाइम लग जाएगा और डेटा बहुत कैलकुलेटिव होगा। तो जब ये डेटा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाए तो इस मेथड से नहीं जाते। फिर आप इसके फ्रैक्शन वैल्यू को लिखो। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, 12.5 1/8 होता है। तो आप यूं कह सकते हो कि अगर 8 हमारा प्रिंसिपल था, उस पर एक इंटरेस्ट मिला, 8 की चीज हमारे पास 9 हो गई पहली साल में। दूसरे साल में भी चीज जो है 8 से 9 होगी और तीसरे साल में भी 8 से चीज 9 होगी, यही होगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये होगा 8 का क्यूब और ये होगा 9 का क्यूब। 8 का क्यूब सबको याद रहता है, 9 का क्यूब भी याद रहता है। ये होता है 512, ये होता है 729, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा यही हमारा इंटरेस्ट होगा, ये हो गया 217। इन दोनों को घटाओगे 217 आएगा, ठीक है। अब 512 की वैल्यू दी हुई है, जो आपका प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है। तो 512 की जो वैल्यू है वो दी हुई है सवाल में, इतना है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 217 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2170। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा सा डेटा देख के भी आपको दोनों में से कौन सा मेथड अप्लाई करना है वो देखना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर बहुत तेज सॉल्व करना है तो अगर आपको 30 तक जो है क्यूब याद है और 30 तक स्क्वायर याद है, या 20 तक जो है क्यूब याद है और 30 तक का अगर स्क्वायर याद है, तो आप ये सारे क्वेश्चनों को बहुत तेज से करोगे। जिन बच्चे को क्यूब और स्क्वायर ज्यादा नंबर्स में याद है उनके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसान होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिया है 2 वर्षों में 24,000 रुपए पर ब्याज, 24,000 रुपए पर ब्याज है जब 2 क्रमागत वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित दरें 8% प्रति वर्ष है और 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है पहली साल 8% है, दूसरी साल 10% है, और जो प्रिंसिपल है आपका वो दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है प्रिंसिपल आपका 24,000। तो पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो आप यहाँ पे आर इफेक्टिव निकाल लो। इफेक्टिव जो रेट परसेंट होगा इन दोनों साल के लिए वो कैसे होगा, 8 + 10 + 8 × 10 अपॉन 100। मैं लिख रहा हूं लेकिन इसको वर्बली किया जा सकता है, 8 10 18, ठीक है ना। और फिर 8 × 10/100 करोगे तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है ना। 18.8% होगा यहाँ पे इफेक्टिव रेट परसेंट, 18.8%। तो आपको क्या काम करना है, इंटरेस्ट निकालने के लिए 24,000 का सीधे सीधे गुणा करना है 18.8 अपॉन 100 में। 00 से 00 कट गया, ये 0 कट गया इससे। अब आपको 24 का गुणा करना है 188 में, 24 का 188 में गुणा करना है। इसके पहले आप यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, 8 चौक 32, आखिरी में 2 आ रहा है। सही सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी है।
और मान लो किसी इस ऑप्शन में भी अगर 2 दिया जाता और फिर आपको गुणा करना होता तो इसको तेज गुणा कैसे करते? इसको पहले फैक्टराइज करते, एक 6 लेते एक 4 लेते, पहले 6 का पहाड़ा पढ़ते फिर 4 का पहाड़ा पढ़ते और अल्टीमेटली 4512 आ जाता। क्या आ जाता? 4512 आ जाता। समझ में आया? अब जैसे ये क्वेश्चन एक बार, ये सारे क्वेश्चन मैं एक बार मेंस के बैच में करा चुका हूं, तो मुझे ना सबके सोल्यूशन से याद है, मुझे सबके सोल्यूशन से याद है। थोड़ा टाइम आपको लगेगा जब उसमें जाओगे, एग्जाम हॉल में जाओगे, जब कोई नया क्वेश्चन रहेगा, नया डेटा रहेगा, तो थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे मान लो इसमें मुझे अगर ऑप्शन नहीं भी याद होता तो इसके बाद मेरे को क्या करना था? यूनिट डिजिट ही तो निकालना था। दिख तो रहा है कि यूनिट डिजिट सबके अलग है, तो जब यूनिट डिजिट सबके अलग है तो हम पूरा कभी भी कैलकुलेट नहीं करते, हम तो यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। ये सारे के सारे सवाल आपके सीजीएल मेंस के हैं और प्री के अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है, देखो काफी बड़ा है, काफी कॉम्प्लेक्स देखने में लग रहा है। दिया हुआ राहुल ने 2 योजनाओं ए और बी के तहत चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि का निवेश किया है। योजना ए के तहत ब्याज दर 10% प्रति वर्ष की थी और योजना बी के तहत ब्याज दर 12% प्रति वर्ष की वर्ष थी। योजना ए में निवेश की गई राशि पर 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपए है। यदि दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, कंपाउंड किया जाता है, तो 2 वर्षों के बाद योजना बी के तहत अर्जित ब्याज कितना है? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि मान लो प्री प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, ये अननोन है। एक स्कीम ए है, एक स्कीम बी है, इसमें 10% कंपाउंड लिया जा रहा है, इसमें 12% कंपाउंड लिया जा रहा है। इसमें 2 साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो सीआई मिल रहा है, वो दिया है 1050। पूछ रहा है कि ये अगर 2 साल के लिए हो तो जो सीआई होगा, जो इंटरेस्ट होगा, वो क्या होगा? सवाल जितना बड़ा दिख रहा है उसकी समरी बस इतनी छोटी सी है। इतनी छोटी सी समरी में अगर मैं आपको बात करूं कि सवाल कैसे अपन को सॉल्व करना है, अपने को क्या दिया हुआ है? अगर मैं 2 साल का 10% का इफेक्टिव रेट परसेंट निकालूं तो 10 + 10, 10 × 10 1 हो जाएगा, मतलब 21 हो जाएगा, 21% हो जाएगा। तो आपको सवाल में 21% की वैल्यू दी हुई है और 12% का इफेक्टिव निकालोगे तो 12 दूनी 24 और 25.44 आ जाएगा। कैसे निकाला मैंने निकाला 12 + 12 + 12 × 12 अपॉन में 100। तो 12 12 ये हो गया 24 प्लस 12 12 हम 144, 1.44 हो जाएगा, तो 25.44 हो गया। तो 25.44% इफेक्टिव रेट परसेंट आया यहाँ पे, जब आप 12% के हिसाब से चार्ज कर रहे हो तो 21% की वैल्यू दी हुई है, आपको 25.44% की वैल्यू निकालनी है। तो 21 से अगर भाग देखो तो ध्यान से देखो, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है 21 पंजे 105, ये हो गया 50। तो कुल मिला जुला के 25.44 में आपको क्या गुणा करना है, जो है अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है तो 25.44 में सिर्फ 50 का गुणा करना है, सिर्फ 50 का गुणा करना है। आप न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लो, दशमलव की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 का 20 और 5 का 20, 2 22, 5 5 25, 2 27, 5 2 10, 2 12, 1272 रुपए कहीं आ रहा है। यस, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब सोच के देखो कि अभी जो तरीके से मैं आपको सवाल सॉल्व करा रहा हूं, इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस में समय बहुत बचाया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से सवालों को सॉल्व करोगे। आप सवालों को सॉल्व करोगे इफेक्टिव रेट परसेंट से, जब आपका सीआई पूछा जाए। अभी एसआई सीआई में डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो लेटर स्टेज पे चर्चा करेंगे। अभी तो मैं वो सवाल बता रहा हूँ ईज करना, जिसमें आपका अमाउंट निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, या फिर आपका निकालना हो जो है क्या कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसमें जिस तरीके के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को अब हम लोग यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है ना। अगला सवाल है, 4000 रुपए 1 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से दिया जाता है और ब्याज छमाही रूप से संयोजित किया जाता है। 2000 रुपए 40% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है। प्राप्त कुल ब्याज निकटतम है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें आपको ये समझना है कि कई बार बोलता है कि जो सीआई है वो 12 वर्ष में कंपाउंड हो रहा है, कई बार बोला जाता है कि 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, कई बार 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है। तो मैं इस सवाल में आपको बताता हूं कि सवाल को कैसे करते हैं। जैसे मान लो आर दिया हुआ है 5%, इस सवाल का ही एग्जांपल लेता हूं। ये कैसा है? पर एनम है, पर एनम है। और सवाल में दूसरी बात क्या दी हुई है? सवाल में दूसरी बात ये है कि जो ब्याज है वो छमाही, जो कंपाउंड हो रहा है, जो कंपाउंड हो रहा है वो क्या हो रहा है? 6 मंथ में हो रहा है, 6 मंथ में हो रहा है। तो 1 साल का जो समय है, जो 1 साल का समय है, इसको क्या लिख सकते हो? 12 मंथ लिख सकते हो। तो 6 महीने के कितने हो जाएंगे? 2 साइकिल हो जाएंगे। तो टी को हम 2 साल लिखने के बजाय क्या लिखेंगे? 2 साइकिल लिखेंगे। जो समय है हमारा 2 साइकिल है, 2 साइकिल में कंपाउंड हो रहा है।
साथ में जब हम बात करते हैं ये जो 2 साइकिल है, हर साइकिल कितने का है, 6 महीने का है। तो जो हमारा रेट है ये 12 महीने का है, तो हम रेट किसका निकालेंगे, 6 महीने का। जितने में कंपाउंड होता है उसी हिसाब से हम रेट भी निकालते हैं। तो 12 का अगर 5% है तो 6 महीने के हिसाब से इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5%। क्या हो जाएगा, 2.5%। ये एक बात समझनी है, ये केस 1 के लिए, ये केस 1 के लिए है। इसमें 2 केस दिया हुआ। केस 2 में जरा ध्यान से देखो, केस 2 में क्या हो रहा है। केस 2 में हो रहा है कि 40% प्रतिवर्ष की दर से जो ब्याज दिया हुआ है और त्रैमासिक 3 महीने के हिसाब से किया जा रहा है। तो 12 महीने में अगर 40% हो रहा है तो 3 महीने में 1/4 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आर मैं 3 मंथ के हिसाब से अगर देखूं, रेट 3 मंथ के हिसाब से अगर कंपाउंड हो रहा है तो देखें तो 40/4 मतलब कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और 12 महीने 3-3 महीने के कितने साइकिल बनाएगा, जो टी होगा वो 4 साइकिल बनाएगा। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया हुआ है, 2000 प्रिंसिपल है आपका, 2000 दिया हुआ है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है केस 1 में, ये प्रिंसिपल आपका कितना है, 4000 रुपए, 4000 रुपए। अब आपको ध्यान से क्या देखना है, अब ध्यान से आपको ये देखना है कि यहाँ पे आर इफेक्टिव निकालना है। क्या निकालना है, आर इफेक्टिव, इसी से तो मिलेगा हमें। आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इसका 2 साइकिल बन रहा है तो 2.5 का 2 साल का आपको ब्याज निकालना है। 2.5% का 2 साल का इफेक्टिव जो है रेट परसेंट निकालो। क्या हो जाएगा, इसको 2 बार जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, फिर 25 गुणे 25 करोगे 625 हो जाएगा। 25 गुणे 25 करोगे, अगर मैं ऊपर कर दूं, प्लस जोड़ना है 25 गुणे 25, और इसमें ये पॉइंट अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 625, और 2 जगह पे यहाँ है, 2 जीरो ये है, तो 0.0625 हो जाएगा। तो इसमें जुड़ जाएगा 0.0625%। क्या होगा, ये इफेक्टिव रेट परसेंट होगा। जबकि इस वाले केस में अगर हम बात करें तो ये 10% का 4 साइकिल है, तो 10% की एक साइकिल मतलब 2 साइकिल में 21% हो जाएगा, अगले 2 साइकिल में 21% हो जाएगा। इन दोनों का करेंगे तो 21 क्या हो जाएगा, 21 + 21 42, प्लस 21 गुणे 21 441, 4.41, ये कितना हो जाएगा, 46.41%। 46.41%। वैसे 10% वाला याद रखना होता है कि 1 साल के लिए अगर 10% है तो 2 साल के लिए इफेक्टिव 21% होता है, 3 साल के लिए 33.1% होता है, और 4 के लिए जो है 46.41% होता है। 10% बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये हम हमेशा इफेक्टिव रेट परसेंट याद रखते हैं। तो आप इसको याद रख लो, या प्रैक्टिस करते करते आपको डेटा याद हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि भैया 2000 पे 46.41% हमें निकालना है, और इसका 0.50625% निकालना है, और उन दोनों को जोड़ देना है, हमारा जवाब आ जाएगा। तो जब हम टोटल सीआई निकालेंगे, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो क्या होगा, हमें निकालना पड़ेगा पहले वाले केस में 4000 का गुणे 5.0625 अपॉन में 100, प्लस 2000 का कितना निकालना पड़ेगा, 46.41 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से कट जाएगा। इसको सॉल्व करके जोड़ोगे तो आपका 1130.70 आ जाएगा, 1130.70 आ जाएगा। अगेन क्योंकि क्वेश्चन मैंने हमेशा करा रखा तो मुझे इसका डेटा याद है। बहुत सिंपल है, 4 का टेबल पढ़ाना है, 2 का टेबल पढ़ना है, जोड़ देना है, तो इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है। जहां कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा जिसमें सिखाने जैसा कुछ होगा तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। फिर अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल दिया हुआ है, 4 वर्षों के लिए 7500 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष हो और अगले 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष संयोजित हो। अब इस सवाल में आपका प्रिंसिपल क्या है, 7500 रुपए है। इसको 2 साल के 2 टुकड़ों में बांटा गया। पहले 2 साल 20% चार्ज किया गया है, और बाद के 2 साल में 10% चार्ज किया गया है। अगर ध्यान से देखोगे, अगर पहले 2 साल के लिए 20% चार्ज किया गया है, तो इन 2 साल के लिए अगर आर इफेक्टिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 20 + 20 ये 44% हो जाएगा। कैसे किया मैंने इसको, 20 + 20 गुणे 20/100, ये जीरो कट गया, तो ये हो गया 40 + 4, तो कितना गया, 44। तो ये मन में ही कैलकुलेट कर दिया मैंने, 20 + 20 और फिर 20 गुणे 20 करेंगे तो 4 आ जाएगा, डेटा निकाल के 44% हो गया। इसी तरीके से 10% का सभी को याद रहता है, इसका जो इफेक्टिव होगा वो कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। यहीं से बात बनेगी नहीं। अब इन दोनों का इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना पड़ेगा, तो 44 और 21 क्या हो गया, 65%, ठीक है ना। प्लस 44 21 65% हो गया। अब 21 का 4 में गुणा करोगे तो 21 चौका 84, ठीक है ना। फिर 21 चौक 84, 84 8 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 9.24% आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो
65.9 74.24% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 74.24% इफेक्टिव रेट परसेंट आ जाएगा। अब यही इसका निकालना है, अगर सीआई निकालना है तो इतना इफेक्टिवली रेट परसेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो 7500 का 74.24% निकालना है, निकाल लिया हमने, 2 जीरो से 0 कट गया। अब क्या करना है? 75 से गुणा करना है। 75 से गुणा करने के लिए इसको हटा दो, 0 लगा दो। अब यहां से वो करोगे तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 से भाग दे दो तो 4 1 4 34 हो गया, 4 बटे 32, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, फिर 3 छक्का 18, ध्यान से देखो, 3 छक्का 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 उठे 24, 1 25 और 3 एकम 3 2 5। तो 5 5 6 8 जो है सवाल का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत लाजवाब लाजवाब से सवाल है जो है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब ये एक सवाल है जिसमें देखो, 1 सही 1/3 वर्षों के लिए 37,500 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि ब्याज को 8 मासिक रूप से संयोजित किया जाता है। अगर हम 8 मास के हिसाब से करते हैं, 8 मंथ के हिसाब से करते हैं, तो सबसे पहले 8 मंथ के हिसाब से हमें रेट निकालना होता है। रेट अगर 8 मंथ के हिसाब से बात करें, 12 मंथ के हिसाब से 12% है, तो 8 मंथ के हिसाब से कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। कैसे? आर अगर 12 मंथ का 12% है तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। 8 महीने का जो है 8% हो जाएगा। आपने बोला सही बात कहा आपने सर, निकाल लिया अपन ने। अब इसके बाद क्या करना है? अब अपने को ये देखना है कि कब कितने में साइकिल हो रहा है। 8 मंथ में साइकिल हो रहा है, और इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 16 मंथ लिखा हुआ है ना। 12 महीना हो गया 1/3, 4 मंथ हो गया तो 12 4 16 महीने रह गया है। और 8 से भाग दोगे तो जो टी होगा वो कितना हो जाएगा? 2 साइकिल हो जाएगा। 2 साइकिल हो जाएगा। रेट आपका 8% है, और 2 साइकिल में अगर हम बात करें तो 2 साइकिल में कितना पहुंचेगा? 8 + 8 16.81%। आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2 साइकिल के लिए? 16.81%। अब आपके पास 37,500 दिया हुआ है, 37500 गुणे 18.81 अपॉन में 100, ये सवाल का आपको सही जवाब हो जाएगा। इसको हटाओगे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 25 से भाग दे दो, ठीक है ना। 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ठीक है ना। 15 कम 15, 15 अट्ठे 120, 121, 15 अट्ठे 120, 132, 13, 15 कम 15 और 15 13 जो है 28/4, ठीक है ना। सही आ रहा है? 4 7 28 नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं, एक बार इसको दोबारा करके देख लेते हैं। ये इसलिए समझ में आ गया क्योंकि 4 7 28 चला जा रहा है ना। 25 का एक बार पहाड़ा पड़ता है, 25 से कम 25, 12 125, 25 5 125, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 4 से पहले भाग लेते देते हैं, 4 से जैसे भाग दिया तो हो गया 4 चौका 16, 28, 4 सत्ते 28, ठीक है ना। 4 चौका 16, 28, 4 सत्ते 28, फिर 0 हो गया, ठीक है ना। फिर ध्यान से देखो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 470.25 गुणे 15, 15 गुणे 470.25, तो 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 37, 15 शून्य 0 3 और 15 सत्ते 105, 15 चौका 60, 60 10 70। मेरे पास इतना आ रहा है, क्यों? कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या रेट परसेंट निकालने में? कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे को लग रहा है रेट परसेंट निकालने में। ये थोड़ा ऊपर निकल जा रहा है, 705375। जस्ट मोमेंट, एक बार वापस चेक करना पड़ेगा। 16.81%। जरा ध्यान से देखो कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक बार वापस से पढ़ते। What is the compound interest on a sum of rupees 37,500 for 1 सही 1/3 years at a rate of 12% per annum if the interest is compound 8 monthly? ठीक है, 16 2 साइकिल बन रहा है, 12 का 8 महीने के हिसाब से 8% हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 8 हाँ गड़बड़ हो गया यार, 64 होगा। तभी मैं कहूँ क्यों ऊपर निकल के जा रहा है, पकड़ में आ गया कहाँ गड़बड़ी हुई थी। इफेक्टिव रेट परसेंट निकालने में गड़बड़ हो गई थी। तो 37500 गुणे 16.64 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हटा, ये 100 आ गया, ठीक है ना। ये हो गया 25 चौका 100 और ये हो गया 25 और 15, ठीक है। फिर 4 से काटो, 4 चौका 16, 4 एक कम 4 और 4 छिंग 24, 416 में 15 का गुणा कर दो, 15 छक्का 90 और आखिरी में 3 जगह पे 0 है, ठीक है ना। 15 छक्का 90, 15 एक कम 15 9 24, ठीक है ना। और 15 चौका 60, ठीक है ना।
दो 62, ठीक है, 62 62, 6240 जो है सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन बी है। ध्यान रखना कई बार जल्दबाजी में इस तरीके की गलती हो जाती है कि 8 8 और दिमाग में चल रहा था 9 9 81, जो पहला वाला क्वेश्चन किया था उसमें 9% था ना, तो वो 18.81% था, तो उसका 81 दिमाग में चल रहा था, तो हमने 16.81% रख दिया। तो ये कई बार क्या होता है कि जब आप सवाल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो किसी का डेटा किसी में मिक्स हो जाता है, तो ये डेटा थोड़ा मिक्स हो गया था। तो 8% का क्या हो जाएगा, एक बार मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। 8 + 8 + 8 गुणे 8/100। अब दिमाग में ये तो 16 चला, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये 9 9 81 हो गया, वो 16.81 डायरेक्टली लिख दिया मैंने, तो 64 हो जाएगा, तो 16.64% हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जरा ध्यान से देखो। 18 महीनों के लिए 7200 रुपए की राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए। अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जा रहा है, ये 12 महीने का है, तो 6 महीने का आर 6 मंथ का कितना हो जाएगा, 6 मंथ का 10% हो जाएगा। और कितने साल की है, 18 महीनों की बात कर रहा है, मतलब 3 साइकिल की बात कर रहा है। 18 महीनों की बात कर रहा है, 3 साइकिल की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर 6 6 महीने की बात हो रही, क्योंकि बोल रहा है ना प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, 6 मंथ के हिसाब से कंपाउंड होगा, तो 18 महीने 3 साइकिल में बदल जाएगा। और 10% 10% और 10% का इफेक्टिव जो रेट परसेंट होता है 33.1% होता है। कैसे, इन दोनों का 21% हो जाता है, 21 और 10 को मर्ज करोगे तो 33.1% आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कुल मिला जुला के क्या निकालना है, 7200 रुपए का 33.1% बाई 100, ये इससे कट गया। ठीक है ना। अब आपको खाली इसको गुणा करना है, तो आप इसको एक बार 8 से गुणा कर दो, एक बार 9 से गुणा कर दो, सवाल का सही जवाब आ जाएगा। आई डोंट नो इसमें कौन सा जवाब है, याद नहीं मेरे को, तो गुणा करना पड़ेगा। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 2 29 गुणे 8, 8 9 72, 8 7 56, 8 7 56 और 56 63, ठीक है ना। 8 9 72, 72 6 78 और 8 दूनी 16, 16 7 23, ठीक है ना, 16 7 23, तो 2383.2 आएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब जैसे क्या होता है कई बार जब आप एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पे स्टक हो जाते हो कि 72 का गुणा कैसे करें। तो गुणा करने का सबसे तेज तरीका यह है कि आप फैक्टराइज करके गुणा करोगे तो ब्रेन रिस्पॉन्स बहुत तेज करेगा, क्योंकि आपको 8 का टेबल आता है, आपको 9 का टेबल आता है, एक बार 8 का टेबल पढ़ दो, एक बार 9 का टेबल पढ़ दो, तो ज्यादा आसान हो जाता है। एक बच्चा क्या काम करेगा, इसको 33.1 गुणे क्या काम करेगा, ऐसे 72 गुणा करेगा, ठीक है ना। फिर करेगा 2 एकम 2, 2 तेई 6, 2 तेई 6, फिर ऐसे करेगा 7 एकम 7, 7 त्रिक जो है 21 और 7 त्रिक 21, 2 23, इस तरीके से जोड़ भाग करके फिर वो आएगा। तो ये वाला जो तरीका होता है ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, रेदर देन अगर आप इसको ऐसे करोगे तो क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये करने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधे सीधे एक बार 8 से गुणा कर दो, एक बार 9 से गुणा कर दो, आपका डेटा आ जाता है। फैक्टराइज करके गुणा करना आप सीख लो, बहुत तेज गुणा कर पाओगे जो है। इसके बाद अगला सवाल है 15625 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो अब अगर हम 2 वर्ष की बात करें तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 24 महीना। 8 मास के हिसाब से अगर भाग दोगे तो जो टाइम होगा वो हो जाएगा 3 साइकिल। और अगर मैं आर की बात करूं 8 मंथ के हिसाब से तो ये हो जाएगा 8%, ये क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा। अब 15,625 का आपको निकालना है, 8% हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसमें अगर बात करूं 3 साइकिल का 8% के हिसाब से आप इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। आपको दो का पता है 16.64% होता है, प्लस 8%, प्लस ध्यान से देखो 16.64 गुणे 8/100, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर इफेक्टिव हो जाएगा, आर इफेक्टिव हो जाएगा। और ये जो डेटा आएगा इस डेटा को इसका इतना परसेंट निकालना है। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, जो है कमेंट सेक्शन में इसको कैलकुलेट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सिखाने जैसी अब कोई चीज बची नहीं हुई है। ये अब सीधा सीधा वो डेटा है जो आपको प्रैक्टिस में होकर इसको कैलकुलेट करके बताना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कुछ जो है आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेता हूं जिसमें मैं कंसेप्चुअली कुछ और सिखा सकूं। जैसे एक और क्वेश्चन आता है, मैं बिल्कुल आखिरी में चलता हूँ, आखिरी 3 सवाल लेता हूँ मेरी सीट से, ठीक है ना, वो मैं सिखाता हूँ, ठीक है ना। एक कुछ इस तरीके का सवाल आता है, जरा देखना, ठीक है ना, कि 2 से 2/5 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7200 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित क्या होगा। अब जैसे मान लो हम इस तरीके का जब भी साल ले रहे थे तो जो हमारा कंपाउंड हो रहा था
जो हमारा कंपाउंड हो रहा था वो वार्षिक रूप से नहीं हो रहा था, वो इसके कहीं ना कहीं मल्टीपल में आ रहा था कि एक उसका मंथ में हम सेक्शन बता रहे थे, 8 मंथ में बना रहे हैं, 6 मंथ में बना रहे हैं, या 5 मंथ में बना रहे हैं, 3 मंथ में कंपाउंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कंपाउंड हो रहा है कितना, ये हो रहा है कंपाउंड आपका एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो 20% ध्यान से देखो, 20% आपका 12 महीने का रेट परसेंट है, या एक साल का यहाँ बात करेंगे, कंपाउंड एक साल में हो रहा है तो 1 ईयर ही लिखेंगे। ये कितना 20% है। पूछ रहा है 2/5 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7200 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज क्या होगा। हमें 7200 रुपए पे ध्यान से देखना सवाल को, 7200 रुपए पे निकालना है कितना, 2/5 सालों के लिए। तो अगर मैं 7200 रुपए की बात करूं तो इसको ऐसे निकाल सकता हूं कि 7200 का 2 साल पे मैं पहले ब्याज निकाल लूं, पहले मैं इस पे इंटरेस्ट निकाल लूं, इफेक्टिव इंटरेस्ट निकाल लूं कि कितना इसको इंटरेस्ट मिलेगा, उस राशि को इसमें जोड़ के एक अमाउंट बना लूं। क्या बना लूं, 7200 में मैं इस 2 साल का जोड़ के अगर अमाउंट बना लूं, और ये हो जाएगा CI 2 साल का, तो ये हमें अमाउंट मिल जाएगा 2 साल के बाद अगले 2/5 वर्षों के लिए जो हमारा अमाउंट होगा, फिर हम 2/5 वर्षों के लिए वहां से निकाल लेंगे। अब जब हम अगला सेक्शन करेंगे 2/5 वर्षों के लिए, तो हम रेट भी 2/5 वर्ष के लिए ही निकाल लेते हैं, 2/5 के लिए ही रेट निकाल लेते हैं। 2/5 के लिए अगर हम रेट निकालेंगे तो जरा ध्यान से देखो, एक साल का जो है 1 ईयर का कितना है, 1 ईयर का रेट 20% है, तो 2/5 ईयर के लिए जो रेट परसेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणे 2/5, 5 का 20, ये हो जाएगा 8%। कितना हो जाएगा 8%, ये हो जाएगा 8%। तो इस सवाल को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, मैं दोनों तरीका बताता हूं क्योंकि इसमें सीखने जैसा है, ठीक है ना। एक तो आप ऐसे निकाल लो रेशियो से, रेशियो से कैसे निकाल लो कि पहले 2 सालों के लिए 20% हो रहा है, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो आप यूं कह सकते हो कोई चीज 5 से 6 हो रही है, 1 रुपए का इंटरेस्ट में हो रहा है, पहली साल 5 से 6 हो रहा है, दूसरी साल 5 से 6 हो रहा है। लेकिन दूसरे साल के बाद क्या होगा, रेट परसेंट बदल गया, अब 8% चार्ज हो रहा है, तो 8% का मतलब हो गया 2/25, 2/25। तो अब जो चीज होगी वो आपकी 25 से कितनी हो रही है, 25 से जो है 27 हो रही है, 25 से 27 हो रही है। आपके सवाल में क्या दिया हुआ है, इस चीज की वैल्यू दी हुई है, इस चीज की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 7200 रुपए, कितनी है 7200 रुपए। तो इसको आप 7200 से इक्वेट कर लो, और फिर आपको इंटरेस्ट निकालना है, ध्यान से देखो इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, इनको गुणा करना पड़ेगा, 5 5 25 है, वो 25 गुणा करोगे तो ये 625 हो जाएगा, 625 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 6 6 36 गुणे 27 मत करो, पहले 6 का 27 में गुणा करो, 6 का 27 में गुणा करोगे तो क्या हो गया, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 4 16, ठीक है ना, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 4 16 गुणे 6, तो 6 दूनी 12, 6 6 आगे 36, 1 37 और 6 कम 36 9, 625 से कोई चीज 972 हो रही है, 972 हो रही है। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसे जरा ध्यान से देखो, जो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो हमने जो निकाला है उस हिसाब से 972 में 625 घटा दोगे तो 12 में से 5 गया 7, ठीक है ना, 6 में से 7, 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 6 गया 3, 347 रुपए का जो है हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। और हमको क्या पता है, हमको 625 की वैल्यू दी हुई है, 625 की वैल्यू सवाल में दिया हुआ है कितना, सवाल में दिया हुआ है 7200 रुपए, 7200 रुपए। तो हमें 347 की निकालनी है, 347 अगर हम निकाल ले तो 7200 बटा 625 गुणे 347। जरा ध्यान से देखो, कटेगा पीटेगा, आप बोलोगे बिल्कुल कटेगा, ठीक है, कैसे 25 से कटेगा, 25 25 हम ये हो गया और 25 चौका 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, तो ये हो गया आपका, ध्यान से देखना 72 गुणे 4 गुणे 347, 347 बटा 25। अगर मैं एक 4 ऊपर गुणा कर दूं, एक 4 नीचे गुणा कर दूं, तो नीचे हो जाएगा 25 चौका 100, क्या हो जाएगा 25 चौका 100, और ये पूरा डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट करना आपके लिए आसान है क्योंकि फिर आपका 8 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 9 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 4 का पढ़ने का, 4 का पढ़ना पड़ेगा, 347 का पढ़ना पड़ेगा। आप इसमें क्या काम कर सकते हो, आप इसमें ये भी देख सकते हो, यूनिट डिजिट भी देख सकते हो, आप इसमें यूनिट डिजिट भी देख सकते हो। अच्छा, निकटतम पूर्णांक तक पूछा हुआ है तो यूनिट डिजिट नहीं देख सकते हो, जब भी आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा जाए तो आप नहीं देख सकते हो। अब इसमें एक बात है, ये तो चलो हमारा सवाल कैलकुलेट हो गया, अब इसके बाद गुणा भाग करके आप ऑप्शन में पहुंच सकते हो कौन सा हमारा ऑप्शन है, ठीक है ना। मतलब पहाड़ा पढ़ना है यार, 347 में 16 का पहाड़ा पढ़ना है, फिर 8 का पढ़ना है, फिर 9 का पहाड़ा पढ़ना है, और फिर 2 अंक पे 0 लगा देना है। तो ये आप कर लीजिएगा, ये मैं नहीं करने जा रहा हूँ, ये सेक्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये मैंने तरीका बताया कि आप रेशियो से ऐसे कर सकते हो। दूसरा चीज है कि आप इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल सकते हो। इफेक्टिव रेट परसेंट की अगर हम बात करें तो यह है 20%, तो पहले 2 सालों के लिए हमारा जो रेट परसेंट हो जाएगा इफेक्टिव, वो 44% हो जाएगा।
फिर अगली साल के लिए क्या है, अगली साल के लिए 8% है, तो 44 का 8% के साथ इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल लो। तो जब आप आर इफेक्टिव निकालोगे, आर इफेक्टिव निकालोगे, तो ये हो जाएगा 44 8 कितना हो जाएगा 52, ठीक है ना, 52 प्लस 8 चौक 32 और 8 चौका 32 3 35, तो 3, ठीक है ना, 352, 2 अंक पे जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 55.52%, 55.52%। अब देखो इस केस में क्या है, गुणा भाग बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको 7200 का 55.52% निकालना है, 55.52% निकालना है, डिवाइड बाई 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब आपके पास बचा हुआ एक 8 से पहाड़ा पढ़ना है, एक 8 का टेबल पढ़ना है, एक 9 का टेबल पढ़ना है। तो जरा ध्यान से देखो, इसका टेबल पढ़ना, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स है, ये करके यहां तक कैलकुलेट करना ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल के इसका टेबल पढ़ना ज्यादा आसान है। तो इन दोनों में से कौन सा मेथड ज्यादा कारगर है, इन दोनों में से जो मेथड कारगर है वो इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना कारगर है। तो ये कैलकुलेट करके नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जानबूझ के लीव कर रहा हूं, मतलब ये टेबल पढ़ाना मेरे लिए भी आसान है, आपके लिए भी आसान है, आप आसानी से पढ़ सकते हो। कमेंट करके सही ऑप्शन बताओ, कमेंट में मेरे को ऑप्शन बताओ कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सिमिलर सवाल लेंगे ताकि आप इस बात को समझ पाओ। अब देखो इसमें क्या है ना, इस सवाल को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मेथड जो होगा वो इफेक्टिव रेट परसेंट होगा, आर इफेक्टिव होगा, मेथड 1, ठीक है ना, और मेथड 2 रेशियो होगा। दोनों आपको सीखना पड़ेगा, जो है दोनों आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप तेज इसे लगा सको। जब भी जो है आपके एग्जाम में आए, प्रैक्टिस में रहना चाहिए, देख के आपको पता होना चाहिए। सवाल दिया हुआ एक निश्चित राशि 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 से 2/5 वर्षों में 4205.55 रुपए हो जाता है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, राशि क्या है। जब आपका अमाउंट, जब का अमाउंट पूछे, समझो मेरी बात, जब आपका अमाउंट पूछे, ठीक है ना, या फिर प्रिंसिपल पूछे, तो मैंने आपको बोला था रेशियो लगाना। अब इस सवाल को मैं दोनों मेथड से सिखाता हूं, इस वजह से मैं बोल रहा हूं दोनों मेथड प्रैक्टिस में रहेगा तो आपको पता रहेगा कि सवाल में कौन सा मेथड आप लगाओगे। अब जैसे मैंने बोला 15% है, तो 15% 2 से 2/5 वर्ष के लिए है और कंपाउंड साल में ही हो रहा है, तो पहले 2 साल के लिए तो 15% ही लगेगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 15% लगेगा, लेकिन अगर मैं तीसरी साल की बात करूं, अगर तीसरी साल की बात करूं तो हमारा तीसरा जो है, तीसरे में सिर्फ 2/5 वर्ष है, तीसरे में 2/5 वर्ष है, तो एक साल में अगर 15% है तो 2/5 वर्षों में 2/5 से गुणा कर दोगे, तो 5 से 15 कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। यही ना, कि एक निश्चित राशि 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 से 2/5 वर्षों में 4205.55 रुपए हो जाती है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो राशि क्या है। तो आप जरा ध्यान से देखो कि 15%, 15% और 6%, ठीक है ना, 15%, 15% और 6%, 6% इसका इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना है। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका हो गया रेशियो से निकालना। तो मेरे को लगता है कि इसका इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना ज्यादा आसान है, इसका इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना ज्यादा आसान है। लेकिन हमको क्या दिया, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 4205.55। अब इसमें ना मैं ये दोनों मेथड यार अप्लाई नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसको और आसानी से क्रैक किया जा सकता है। कैसे, जैसे अगर मैं सिंपल अगर एसआई निकालता, मैं खाली बस ये देख रहा हूं, अगर मैं सिंपल एसआई निकालता तो कितने परसेंट निकालना पड़ता, 15 15 दूनी 30, 36% निकालना पड़ता। कितना, 36% निकालना पड़ता। तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो बट ऑब्वियस बात है 36 प्लस कुछ परसेंटेज आएगा, 36 प्लस कुछ परसेंटेज आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव रेट परसेंट होगा 30 होगा, और 30 दो 32.25% होगा, 32.25% होगा। तो इसको मैं 32.25% सीधे सीधे लिख लूंगा, और 6 के साथ अगर लूंगा तो ध्यान से देखो, ये इसके साथ जब भी मर्ज करोगे ये हो जाएगा आपका 32 6 38, 38.25 प्लस में 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, और 6 दूनी 12 1 13, और 6 त्रिक 18 1 19, 1.935% आ जाएगा, 1.935% आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो तकरीबन आपका, ध्यान से देखो, 39.3% के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, 39.3% के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है ना। आप यहां तक भी जा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है ना कि आप ऑप्शन से इस सवाल को क्रैक कर दो। ऑप्शन से सवाल कैसे क्रैक कर दोगे, जैसे आपको पता है कि आपको 4205 रुपए के आसपास पढ़ना है, और आपके पास 39%, मतलब 40% से कम, और 39 से 40% के बीच में है, तो आप अप्रोक्सीमेट 39 ले लो,
आप अप्रोक्सीमेट 39 ले लो। तो मैंने 39% ले लिया। अगर मान लो ये मेरा प्रिंसिपल होता तो इसका 139% जो है इसके नियर बाई आना चाहिए, इसके नियर बाई आना चाहिए। तो इसका जब 139% निकालोगे, जरा गुणा करके देखो, गुणा करके देखोगे तो 3×9 = 27 और फिर 3×9 = 27, 3×3 = 9, 2 = 11 और 3×1 = 3, 1 = 4, तो 4017 के आसपास आ रहा है। मतलब अगर मैं इसका 39 के बाद वाला हिस्सा लेता तो तकरीबन 4200 के आसपास पहुंचता। तो ये हमारा एक पॉसिबल ऑप्शन है, एक हमारा पॉसिबल ऑप्शन है। लेकिन जैसे ही आप 3500 में 39% के आसपास जाओगे, ये 4200 से ऊपर निकल जाएगा। ये 4200 से जैसे ही ऊपर निकल जाएगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर 3500 4200 से ऊपर हो जाएगा तो जरा 3200 में घुसो, 3200 में करोगे तो 3200, ध्यान से देखो, 3200 को भी अगर करोगे तो ये भी ऊपर ही निकलेगा। 3000 जब आजू बाजू निकल रहा है तो 3200 अगर 39% निकालोगे इसका तो 139% निकालना अपने को, 139% निकालना है इसको, ठीक है ना। तो 139% निकालोगे तो एक बार 8 का गुणा करो, एक बार 4 का गुणा करो, या फिर आप क्या काम करो, इसका सीधे सीधे 140% निकाल लो, आपको पता चल जाएगा लगभग लगभग कितना होगा, उससे थोड़ा सा कम। तो 14 दूनी 28, ठीक है ना, और 14 तिरिक 42, 2 44, तो क्या हो जाएगा, ये 44 समथिंग हो जाएगा। अगर आप इसका 1% कम भी निकालते हैं, इसका 1% अगर निकाले तो 320 हो जाएगा। तो 44 में 320 घटाओगे तभी भी जो है आपके पास क्या आएगा, वो 43 के आसपास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 43 के आसपास आ जाएगा। तो अगर 43 के आसपास आ जाएगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 2700 की बात करें, इसका आपको 39%, 139% निकालना है। तो इसका 1% कितना है, जरा सा ध्यान से देखो, इसका 1% कितना है, इसका 1% 27 है, इसका 1% 27 है। तो मैं पहले 40% निकाल लेता हूं। तो इसका जैसे ही 40% निकालूंगा तो 4 7 28 और 4 दूनी 8, 4 7 28 और 4 दूनी 8, ठीक है ना, 2 10, ये मैंने 40% निकाल लिया। और जैसे ही इसको जोड़ेंगे, 27 में 10 को जोड़ेंगे तो 37,800 के आसपास आ जाएगा। और इसमें अगर 1% और जोड़ दे, हमने 100% ले लिया है, 100% के बाद हमने इसमें जो है 40% ले लिया है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं इसका 1% घटा दूं तो ये 37 से थोड़ा और कम हो जाएगा, 270 इसमें और घटा दोगे तो ये और कम हो जाएगा। तो ये 42 के आसपास भी नहीं पहुंच रहा है। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा डी है। इस सवाल को ऑप्शन से क्रैक करना ज्यादा आसान रहता है रेदर देन कोई और तरीका इस्तेमाल करना। अब मुझे समझाने में बहुत सारा गीच पीच करना पड़ा है, लेकिन ये ऑप्शन से ज्यादा सही और सटीक लगता है रेदर देन आप इसको ना रेशियो से लगाओ ना आर इफेक्टिव से लगाओ। आर इफेक्टिव तो अपन ने इस्तेमाल किया है, देखो आर इफेक्टिव तो निकाला है अपन ने, ऐसा नहीं कि आर इफेक्टिव नहीं निकाला है। इसको और किसी भी तरीके से जैसे सॉल्व करना चाहो तो इसको सॉल्व करने का 2-4 तरीका और हो सकता है। रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ टाइम टेकिंग कैसे होता है। रेशियो से सॉल्व करते तो हम क्या काम करते हैं, 15% का मतलब क्या हो गया आपका 3/20, यही हो गया ना, 3/20। तो आप यू कहते हैं 20 से पहली साल में कोई चीज 23 हो रही है, फिर 20 से 23 हो रही है, और उसके बाद हमारा रेट परसेंट क्या आ रहा है, 6% आ रहा है। तो हम यू कह सकते हैं कि 3/50, 50 से 53 हो रहा है, 50 से 53 हो रहा है। तो हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा पूछा था कि हमारे पास 23 × 23 × 53 ये दिया हुआ कितना, 4205.55। और आप हमें क्या पूछा है, 50 × 20 की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसकी वैल्यू 3000 आ जाएगी। एक तो इस तरीके से हो गया। दूसरा हमने इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल दिया है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 139.3 समथिंग, ये परसेंटेज इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 4205.55। तो इसको गुणा भाग करने के बजाय अपन ने क्या काम किया है, इसको गुणा भाग करने के बजाय अपन ने क्या काम किया, अपन ने ऑप्शन से सॉल्व कर लिया है। तो यहां से अब आपको ऑप्शन पता है, तो आपको पता है कि 3 बार के आसपास कटेगा, तो आपका जो रकम आ जाएगी वो 3000 आ जाएगी। समझ में आया, ये डेटा ही ऐसा सेट है कि वो 3000 के आसपास आएगी, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है 15% प्रतिवर्ष की दर से 30,000 रुपए की राशि पर 2 से 2/3 वर्षों के बाद 15% प्रतिवर्ष की दर से भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। यहाँ पे आपको ब्याज निकालना है। मतलब अगर आपको इफेक्टिव रेट परसेंट पता चल जाए तो आप निकाल लोगे। तो पहले 2 साल के लिए ध्यान से देखो 15% और 15% ही रहेगा, पर 2 साल के बाद समय आपका पूरा 1 साल नहीं है, 2/3 वर्ष है। तो 15 गुटे 2/3, इस वक्त जो रेट लगेगा ये लगेगा 10%, 10%। तो आपको रेट परसेंट किसका इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, 15% का, 15% का, 10% का। 15% और 15% का रेट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 32.25, 32.25। फिर इसका 10 के साथ निकालोगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस
3.225% ये हो जाएगा। तो ये हो गया 42.10 42.25 हो गया प्लस 3.225 हो गया। तो ध्यान से देखो, 42 3 45 दशमलव 2 5 है, तो ये हो गया 5 5 2 7 और ये हो गया 2 2 4। तो 45.475% जो है ये क्या हो गया, ये आपका इफेक्टिव रेट परसेंट हो गया, जो आपका 2/3 वर्षों में लगेगा। अब आपको क्या काम करना है, आपको निकालना है इंटरेस्ट। तो 30,000 का आपको निकालना है 45.475%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से कटेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। खाली हम न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लेते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू हमारी मैच कर जाएगी वही होगी हमारी। 3 पचे 15, 3 सते 21 1 22 और 3 चौका 12 12 2 14, 3 पचे 15 1 16, 3 चौका 12 1 13, 1364.25 होगा। तो 1364 कहाँ पे लिखा हुआ है, 1364.25 होगा, मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है 13642.50। तो ये वाली न्यूमेरिक वैल्यू से मैच करानी खाली ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ और टाइप के सवाल लेता हूं जिसमें मैं आपको कुछ और सिखा सकूं। जो है कहीं कहीं आपको देखोगे कि इंटरेस्ट निकालने आता है कि क्या इंटरेस्ट है, मैं वो वाला सवाल भी दिखाता हूं कि इंटरेस्ट पूछेगा। ये कुछ 1 2 सवाल है। जैसे ये सवाल है आपके एग्जाम्स में, मेंस के एग्जाम में इस तरीके के सवाल आते हैं कि प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्षों में 15,625 रुपए की राशि 21,952 हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो इसमें देखो आपको एक बात ये दिया हुआ है कि ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। तो मैं पूछूं कि इंटरेस्ट कितना मिला, ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप बोलोगे 21,952 में से कितना घटा लोगे, 15,625 घटा लोगे। तो जरा घटा के देखो कितना आया, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 6327 जो है ये क्या हो गया, ये आपका टोटल ब्याज आया हुआ है। और मैं आपसे ये बोलूं कि मैं इंटरेस्ट निकाल लूं ओवरऑल, तो कैसे निकालोगे, 6,327 रुपए का ब्याज मिला है, कितने पे ब्याज मिला है, 15,625 पे ब्याज मिला है, गुणे 100 कर दूंगा तो मुझे रेट परसेंट पता चल जाएगा। ठीक है ना, रेट परसेंट पता चल जाएगा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, ओवरऑल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है ना, तो ओवरऑल इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, इस चीज को देखूंगा क्या लिखा हुआ है। ये 25 का क्यूब लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो, ये 25 का क्यूब लिखा हुआ है, 25 का क्यूब यही होता है। तो मैं 6327 को इसको ऐसे लिख दूं, ये है 25 का क्यूब, 25 का क्यूब गुणे 100। आप बोलोगे बिल्कुल सही है कि 25 का क्यूब है, तो मैं एक 25 को काट दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, 25 स्क्वायर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। फिर मैं क्या काम करूंगा, एक 4 से गुणा करूंगा, फिर एक 4 से गढ़ूंगा और यहाँ पे एक 4 से गुणा करूंगा, एक 4 से गुणा करूंगा। अब बोलोगे क्यों ऐसा किया, क्योंकि नीचे सब क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। 25 गुणे 4 100 हो जाएगा, 25 गुणे 4 100 हो जाएगा, तो नीचे 10 के पावर 4 हो जाएगा। ये गुणा करने का तरीका है, ये 10 के पावर 4 हो गया। यहां से मैं इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल रहा हूं कि ओवरऑल से कितने परसेंटेज का ब्याज मिला है। ठीक है ना, तो ये हमारा इंटरेस्ट निकल रहा है कि टोटल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला। अब हमको क्या काम करना है, इसको गुणा करना है। ठीक है ना, 4 चौका 16 चौका 64 से गुणा करना है या फिर 4 4 4 करके गुणा करना है, तो अपन गुणा कर लेते हैं। 4 सते 42, ठीक है ना, और 4 दूनी 8, 4 12, सॉरी 4 सते 42 बोले, 4 सते 28 और 4 दूनी 8 2 10 और 4 3 12, 12 1 13 और 4 सिंह 24, 24 1 25, 25 गुणे 16। ठीक है ना, 16 का पढ़ा पढ़ ले या 4 4 का पढ़ ले, 16 का ही पढ़ लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। 16 अट्ठे 128, 12 आया और इसमें 16 0 0, 12 के 2 हाथ में 1, 16 3 48 49, 16 पंचे 80 80 84, 16 दूनी 32 32 8 40। तो ये हो गया 404928। अब 4 अंक पे दशमलव लगाना है, तो इफेक्टिव जो रेट परसेंट है वो 40.4928% हो गया। मुझे आर इफेक्टिव पता चल गया कि 40.4928% है। अब मैं खाली ऑप्शन से देख लूंगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका इफेक्टिव रेट परसेंट 40.4928% पहुंचेगा। साल कितना दिया हुआ बस ये देखना है, 3 साल दिया हुआ है, तो 3 साल में 10% जो होगा वो बनाएगा 33.1%। ये आपको पता है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो इसका जितना भी छोटा ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है जो 12% है वो बनाएगा।
क्योंकि मैं 10% का याद है कि 33.1% 3 साइकिल में बनाता है, तो 8% 9% तो इससे कम ही परसेंटेज बनाएगा, और हमारा जो आ रहा है वो 40.4928% आ रहा है, मतलब यही बनाएगा 3 साइकिल में। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज यदि 60,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 9984 जो है बना लेगा, 9984 बना लेगा। ये है इंटरेस्ट आपका, ठीक है ना, 9,984 रुपए वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 9984 बना लेगा। तो इन हाउ मेनी ईयर्स द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंड एनुअली ऑन ए सम ऑफ 60,000 एट रेट ऑफ 8% पर एनम इज 9,984 रुपए। ये आपको ब्याज मिल रहा है 9,984, और मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इसको 60,000 से भाग दे दूं तो मुझे कितना परसेंटेज इंटरेस्ट मिला ये पता चल जाएगा, इंटू गुणे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया हमने। अब उसके बाद 6 से देखो कट रहा है, काट दिया, 6 से काटा ये 100 हो गया, 6 से काटा 6 कम 6, ठीक है ना, और ये हो गया 39, 6 6 की 36, फिर 38 हो गया, 6 6 36, 6 चौका 24, तो 16.64% आपका आ गया। जैसे 16.64% आपने देखा, आपको ये पता है कि ये 8% का 2 साइकिल का है, 8% का 2 साइकिल का है, और वार्षिक जो ब्याज है 8% ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कितने साइकिल लगेगा? 2 साइकिल लगेगा। कितना साइकिल लगेगा? 2 साइकिल लगेगा। सवाल फटाक से क्रैक हो गया। इसके बाद अगर अपन बात करें अगले टाइप के क्वेश्चन में, क्या यही क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यदि ब्याज छमाही रूप से संयोजित किया जा रहा हो तो 1,25,000 रुपए की राशि 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 14,887 रुपए तक कितने समय में हो जाएगी? देखो, छमाही रूप से अगर संयोजित हो रहा है तो जो ब्याज होगा वो 12% की जगह क्या हो जाएगा? 6% हो जाएगा। अब अगर आपको कितना परसेंट इफेक्टिवली इंटरेस्ट मिला है अगर वो निकाल लो, तो ये हो गया इफेक्टिव इंटरेस्ट, ये हो गया 7 7 8, ठीक है ना, 8 में से 5 गया 3, ये हो गया 2, तो 23,877 रुपए का ओवरऑल उसे ब्याज मिला हुआ है। अगर मैं परसेंटेज निकालूं 23877 अपॉन में 1,25,000, 1,25,000 इंटू 100, तो 2 जीरो से कट गया, 1,25 बचा हुआ है। अगर मैं यूं कहूं कि मैं 8 से ऊपर और 8 से नीचे गुणा कर दूं, 8 से ऊपर 8 से नीचे गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। 8 सते 56, 8 सते 56, 5 61, 8 बटे 64 और 64 6 70, 8 त्रिक 24, 24 7 31, 8 दूनी 16, 16 3 19, तो 19.1016% का जो है अपने को क्या मिला है? 19.1016% का अपने को ब्याज मिला हुआ है, ठीक है ना, इफेक्टिवली। तो पूछ रहा है कितना कितना साल लगेगा, कितना साल लगेगा? तो सबसे पहले आपको साइकिल निकालना पड़ेगा 6% के हिसाब से, कितना साइकिल में 19.1016 पहुंचेगा। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देखो यार, ये 2.5 साल में तो नहीं पहुंचेगा, 1 साल में नहीं पहुंचेगा, 1.5 साल में नहीं पहुंचेगा। 6% के लिए 3 साइकिल चाहिए कम से कम, और 6 मंथ का है ये, 6 मंथली इंटरेस्ट हमने निकाला है, और हमको साइकिल निकालना कितने साइकिल में 19.1016% पहुंचेगा। तो आपको पता है कि 6 + 6 + 6 ये पहुंचेगा 18, तो ये तकरीबन 3 साइकिल में पहुंचेगा। कितना? 3 साइकिल में पहुंचेगा। तो 3 साइकिल का मतलब 1.5 साल होता है, और ये हो गया हमारा ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप 6% का 3 साइकिल निकालोगे तो 19.1016% ही आ जाएगा। समझ में आया? चलो आगे चले, अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है तो राशि का मान क्या है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा है? यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है तो राशि का मान क्या है? भाई 5% है तो 5% इफेक्टिव कितना जो है रेट परसेंट 2 साल में देगा, तो 5 + 5 10 हो गया, और 5 × 5 25, 10.25% उसे इफेक्टिवली रेट परसेंट मिलेगा। 10.25% इफेक्टिव रेट परसेंट मिलेगा। अब खाली आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा अमाउंट है, कौन सा ऐसा अमाउंट है जिसका 10.25% 328 रुपए के बराबर है। समझ में आया ना? इफेक्टिव रेट परसेंट आपको 5% 2 साल के हिसाब से 10.25% देगा। तो अगर आपका प्रिंसिपल पूछा है तो कौन सा प्रिंसिपल है जो 10.25% जिसका 328 के बराबर होगा, यही तो निकालना है। अगर हम 3,000 ले, ये आसान होगा कैलकुलेट करना, तो जरा कैलकुलेट करके देखो। 3 × 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 0 0, ठीक है ना, 3 1 कम 3, तो 307.5 रुपए इसमें बनेगा, लेकिन 328 बनना है, तो 3,000 तो नहीं होगा। अगर इसमें देखें अपन 10.25 गुणा ही तो करना है, एक बार 8 का गुणा कर लो, एक बार 4 का गुणा कर लो, ठीक है ना,
तो 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 एक कम 8, 2 और 8 एक कम 8, ठीक है ना। फिर आपको क्या पढ़ना है, 8 से पढ़ लिया, आप 4 से पढ़ लो, 4 दूनी 8, 4 उड़े 32 जो है, ठीक है ना। तो 328 रुपए इसी में मिल गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चले, अगला सवाल देखे जरा, सेम ही है या कुछ अलग है। 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 477 रुपए निवेश की गई मूल राशि क्या होगी। ये सवाल भी बिल्कुल वैसे सिमिलर है। 12% इफेक्टिवली कितना बनाएगा, 25.44%। 12 + 12 गुणे 12 अपॉन 100, 12 में 144 होता है, तो 12 + 12 24 हो जाएगा, प्लस 1.44, तो 25.44% बनाएगा। आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी ऐसी राशि है जिसका 25.44% जो है 477 रुपए बना रहा है। आप गुणा करके देख लो, सबसे पहले सबसे आसान डेटा उठाते हैं, 2000 उठाते हैं, 2 का गुणा करेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8 एक 8 हो गया, 2 पंचे 10, ठीक है ना, और 2 दूनी 4 एक 5, तो ये होगा जो है 508.8 रुपए बनाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो 2000 से कम वाली राशि तीनों है, तीनों पे लेके चल सकते हैं हम। 1875 देख लेते हैं एक बार, क्योंकि 477 इस तरीके का वैल्यू है कि इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सी राशि होगी, ठीक है। या फिर मतलब करना तो वही है, 25.44% की वैल्यू 477 है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर ऑप्शन से नहीं जाना है। तो 25.44 की वैल्यू जो है, परसेंट की वैल्यू कितनी है, इफेक्टिव रेट परसेंट कितना आ रहा है, 477 रुपए, ब्याज तो दिया है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 477 बटा 25.44 गुणे 100, यही होगा ना, ये हट जाएगा, ये जीरो हट जाएगा, ठीक है ना, और 100 और निकल जाएगा, 100 और निकल के आ जाएगा, तो हो जाएगा 47700 अपॉन में 2544, ठीक है। अब इसका गुणा भाग करना थोड़ा मुश्किल होगा, जो मेरे को समझ में आ रहा है, 4 4 8 8 5 4 4 8 8 5 13 2 15, 3 से डिविजिबल है, 7 7 14 4 18, 3 से डिविजिबल है तो काट लो, 3 से डिविजिबल है काटोगे, 3 एक कम 3 और 17 हो गया, 3 5 15, 3 9 27, ठीक है ना, ये हो गया 00, और 3 से काटोगे, 3 3 ओठे 24, 3 चौका 12, 3 ओठे 24, ठीक ना। फिर ध्यान से देखो, 159 किसी और से कट रहा है, 8 8 8 16 4 20, नहीं इससे नहीं कट रहा है, तो 15900 को फिर 4 से काटोगे, फिर काटोगे, मतलब मेरे को जवाब याद है 1875 ही आएगा, तो इसको इस तरीके से कर सकते हो। पर मेरे को लग रहा है कि इसमें गुणा भाग करने में ज़्यादा समय लगेगा, रेदर देन हम इसमें जो है जो मूल रकम है इसमें हम 25.44 का गुणा करके निकाल लेंगे, ये एलिमिनेट कर लेंगे, ये गुणा करना ज़्यादा आसान है। फिर इसको गुणा करना भी ज़्यादा आसान है, 25.44 को जैसे ही गुणा करेंगे, तो मोटा मोटा मैं 25% निकाल लेता हूँ, किसका 25%, 477 के आसपास आएगा। 25% का मतलब सीधे सीधे मैं निकाल लेता हूँ 1/4, 1/4 इसका निकाला तो हो गया, ध्यान से देखना, 4 तेई 12, ठीक है ना, और 30 4 7 28, और ये हो गया 375 रुपए। तो मैंने क्या है 25% इसका निकाल लिया, 44% का मतलब हो गया कि 1/2 निकाल लूँ, अगर 1/2 निकाल लूँ तो 1500 का 1/2 अगर निकालूं, तो प्लस में अगर मैं करूं 75, ठीक है ना, 7.5, तो ये पहुंचेगा तकरीबन 400 के अल्ले पल्ले पहुंचेगा, उससे नीचे ही रहेगा, तो 1500 भी नहीं होगा हमारा, ठीक है ना। फिर 1650 पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए आसान होगा, इसका 1/4 निकालेंगे, तो जैसे 1/4 निकालेंगे, यहाँ पे 1/20 निकालना था, ध्यान रखो, तो हमने 4 निकाला, 4 चौका 16, ठीक है ना, 4 एकम 4 और 10 हो गया, 4 दूनी 8, 412 10/5 हो गया। फिर मैं 1650 का 1/20 निकालूंगा, 1/20 निकालूंगा, तो 0 से 0 काट दूंगा, 2 से काटूंगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 82.5, 82.5 आएगा। तो मैं ये हो गया 0, और 2 2 4 1 5 हो गया, 8 1 9 हो गया, और ये हो गया 4, 495.0 हो गया, ठीक है ना, 495.0 हो गया। ये डेटा हमारा ज़्यादा हो गया, नहीं कम ही आना चाहिए, और होल्ड डाउन जैसे सेकंड, 1650 का पहले 25% मतलब 1/4 निकाला, 4 से भाग दिया, 4 चौका 16, ठीक है ना, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, 412.5 आ गया, ठीक है ना। फिर हम इसका क्या काम करेंगे, 0.44% निकालेंगे, या मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट ले लिया तकरीबन 0.5 के, 0.5 का मतलब 1/20 हो गया, तो 165 बटा 1/20, ये 0 से 0 कट गया, और परसेंटेज निकाला, 100 से और भाग भी देना है, ठीक है ना, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है ना, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है ना, यहाँ पे 8.25 रुपीज़ और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.25,
तो ध्यान से देखोगे तो ये 420 के अल्ले पल्ले आएगा, ठीक है ना, 7 5, ये 420 के अल्ले पल्ले आएगा। थोड़ा बहुत और इंक्रीज करेंगे तो 420 से ऊपर निकल के आएगा, तो ये भी डेटा हमारा नहीं होगा। फिर इसका निकालेंगे तो ये रफली वहीं तक पहुंचेगा। अगर इसका 1/4 निकालिए अगर हम, ठीक है ना, तो 4 चौका 16 और 27 हो गया, 4 6 24, ठीक है ना, 35 हो गया, 4 9 36 दशमलव ऐसे करके आएगा। फिर जब 1/20 निकालेंगे तो 469 में जोड़ेंगे 477 पहुंच जाएगा। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे इस सवाल को समझाने में, अलग अलग ऑप्शन को सिखाने में टाइम ज्यादा लगा, मेरे को करना होगा 3-4 सेकंड में मैं निपटा दूंगा इसे। 3-4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा मेरे को ये डेटा देख के निकालने में कि कहाँ तक पहुंचना है। समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। आप चाहो तो इस मेथड से भी जा सकते हो। इस मेथड पे जाके यहाँ पे स्टक हो जाओगे कि आपको इसको भाग कैसे देना है, भाग देके कहाँ जाना है। अगर आप ऑप्शन से चेक करोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। चलो अगर एक आध क्वेश्चन और अगर इस पैटर्न पे दिया हुआ है तो मैं फटाक से निकाल के दिखा देता हूँ। एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष की दर से 2,80,900 हो जाती है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, वो सम क्या है। अब देखो इसमें क्या है ना, मैं इसको डायरेक्टली आपको बता दूंगा। जैसे 6% की अगर हम बात करें, 6% की अगर बात करें तो 6% इफेक्टिवली कितना बनाएगा, 6 6 12 और 6 6 36, 12.36% बनाएगा, 12.36% बनाएगा, 12.36% बनाएगा। अब आपको क्या काम करना है, बस आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें 12.36% निकालोगे और उसको जोड़ोगे, वो 2,80,900 तक पहुंच जाएगा। एक निश्चित राशि 2 वर्षों में प्रतिवर्ष की दर से इतना हो जाती है, तो ये 2,80,000 है। और आपके पास ऑप्शन क्या है, एक देखो क्या है, 2 लाख रुपए है, एक है 5,50,000 ना, और एक है आपका 2,50,000 और एक है 3,50,000। तो 3,50,000 की राशि तो 2,80,900 में नहीं कन्वर्ट होगी, और ज्यादा कन्वर्ट होगी, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। 5,50,000 की राशि तो हो ही नहीं सकती, ये भी और कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मैं 2,50,000 रुपए लेता हूं और 2 लाख लेता हूं तो इसका 12% कितना हो जाएगा, 12% अलग से निकालो, 36% अलग से निकाल लो, अब 0.36% अलग से निकाल लो, तो 12% अगर इसका निकालोगे और 28 के अगर आजू बाजू पहुंचा तो ये ऑप्शन होगा, अदरवाइज ये ऑप्शन होगा। दो में से एक ही ऑप्शन निकालेंगे। तो इसका जैसे निकालेंगे तो 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा, 24,000 आ जाएगा। तो 2,24,000 जो है क्या हो जाएगा, ये राशि पहुंचेगी। अब 24,000 राशि पहुंच रही है, आपको 28 लाख तक पहुंचना है, आपको 28 लाख सॉरी 2,80,000 तक पहुंचना है, और 2 लाख जो है 2,24,000 तक आप पहुंचे हो। तो जब 12% 24,000 बना रहा है तो 0.36% तो 24,000 से बहुत कम बनाएगा, तो ये डेटा तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो सही सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके के सवालों को ऑप्शन से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक से पूरा करना है तो इसको करने का तरीका क्या हो सकता है कि 6% बराबर, मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं इसको। 6% बराबर इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको अमाउंट या प्रिंसिपल निकालना हो तो हम फ्रैक्शन वाला वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे इसको, तो 6% का मतलब ये हो गया कि 3/50। तो 50 से कोई चीज क्या हो रही है, 53 हो रही है, फिर 50 से क्या हो रही है, 53 हो रही है, और आपके पास क्या दिया हुआ है, 53 गुणे 53 की वैल्यू दी हुई है, जो अमाउंट है वो दिया हुआ है। तो 2 साल में 50 का 53 हो जाएगा, तो ये दिया हुआ है 280900। तो आपको क्या निकालना है, 25 की वैल्यू निकालनी है, 25 गुणे 25 की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 280900 अपॉन 53 गुणे 53। तो किसी को अगर 53 का स्क्वायर पता होगा कि 2809 होता है तो ये पता चल जाएगा, कट के 100 आ जाएगा, फिर 25 गुणे 25 निकालोगे, नहीं 53 का स्क्वायर 53 नहीं होगा, इसमें 25 गुणे 53, 25 गुणे 100 आएगा, इस तरीके से कहीं ना कहीं इसमें होगा। तो आपको यहां से कैलकुलेट करना होगा, ये तो मैं खाली डेटा एजम्पशन ले रहा था। क्या है, 280900, 53 गुणे 53 से आपको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 53 एक प्राइम नंबर है और 53 याद रखना बहुत मुश्किल काम है। तो यहां से काटा पीटी करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जो मेरे को समझ में आता है। फिर आपको सॉरी 50 गुणे 50 निकालना है ना, 50 गुणे 50, हाँ अब ठीक है। अगर 50 गुणे 50 निकालना है तो आप ऐसे समझो, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि 53 का स्क्वायर 2809 होगा, ये हो जाएगा 100 के बराबर। ये जब 100 के बराबर हो जाएगा तो ये जो 2500 है ये 2.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसको देख के आप एग्जाम हॉल के अंदर ये समझ पाओगे कि नहीं ये 53 गुणे 53 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 53 का स्क्वायर ही होगा पक्का कि 2809 पहुंचेगा, क्योंकि 25 जो 50 का स्क्वायर होगा वो
2500 के आसपास होता तो ये 53 का स्क्वायर 2809 के आसपास होगा, क्योंकि डेटा इस तरीके से सेट है कि कट पिट जाएगा ही। तो यहाँ से आप डेटा निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन से भी खेल सकते हो, आप ऐसे भी खेल सकते हो, ठीक है ना। या फिर दूसरा तरीका ऐसा भी था कि आप इसको ऐसे भी खेल सकते हो, 6% और 6% 12.36% होता है। तो मुझे 112.636% की वैल्यू दी हुई है, 36% की वैल्यू दी हुई है। कितना, ये हमारा है 28090। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप निकालोगे 2809 अपॉन में 112.36 गुणे 100। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन इन सारी चीजों में आप ध्यान देखोगे कि कंसेप्ट के नाम पे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन के नाम पे ही ज्यादा है। कैलकुलेशन मेरे को जो लगता है इस सवाल में यहां से कैलकुलेशन ज्यादा आसान है। जब भी आपका अमाउंट और प्रिंसिपल का गेम होता है तो ज्यादा बेटर तो होता है कि आप रेशियो से मूव करो, रेशियो से आसानी से निकल जाता है। लेकिन डेटा देख के आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कैसे जाओगे। मैं इस तरीके के सवाल को ऑप्शन से करता हूं, मतलब पर्सनली ऑप्शन से करता हूं। और मैं आपको ये भी बोलता हूं कि आप प्रैक्टिस कर लो, ऑप्शन से ज्यादा तेज कर पाओगे आप। एक सवाल और देखते हैं अगर इसी तरीके का। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन व्हाट सम विल बिकम ₹24494.40 इन 2 years एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर 8% की अगर मैं बात करूं तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 साल में इफेक्टिवली इतना परसेंट हो जाएगा, 2 साल में इफेक्टिवली इतना परसेंट हो जाएगा। तो मैं यही चेक करना चाहूंगा, क्योंकि डेटा बिल्कुल करीब है, कौन सा ऐसा डेटा है जो 24494.40 तक 2 साल में पहुंचेगा। या इसको आप दूसरी तरीके से भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो कि 25 की चीज जो है 29 में हो रही है। कैसे मैंने ये लिख दिया, ये मैंने ऐसे लिख दिया कि मैं 8% को कैसे लिखूंगा, ये 4/25 लिखूंगा। तो मतलब 25 पे 4 का जो है इंटरेस्ट मिलेगा, तो 25 की चीज पहली साल में 29 होगी, 50 स्क्वायर से 29 स्क्वायर हो जाएगी। 29 स्क्वायर की वैल्यू मेरे को दी हुई है कितनी, 2494.40। मुझे 25 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो 2494.40 अपॉन 29 का स्क्वायर इंटू 25 का स्क्वायर। अब देखो ये डेटा ऐसा है जिसको कैलकुलेट करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा। अगर 29 का टेबल याद है आपको तब इस डेटा में कोई दिक्कत नहीं होगी। 29 का आप क्या करोगे, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से सेट है कि 29 से ये पक्का घटेगा, ये ऑप्शन ही ऐसा सेट है। तो आप 29 का टेबल पढ़ दोगे। अगर 29 का टेबल अगर याद है तो आप इसको इस तरीके से कर लो। 29 का टेबल याद नहीं है तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से कर लो। देखो इसमें कोई एक नंबर पिक कर लो जो आपके लिए आसान हो। जैसे ये 2 नंबर मैं नहीं पिक करूंगा, मैं पहले 22 और 21 वाले में सॉल्व करूंगा। मैं क्या काम करूंगा, इंटरेस्ट निकालूंगा। इंटरेस्ट निकाल के ये चेक करूंगा कि मैं कब यहां पे पहुंचूंगा। जैसे मेरे को 21 में अगर निकाले तो 3494.40 का इंटरेस्ट है। कितना है, 3494.40 का इंटरेस्ट है। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, मैं इसका 16.64% निकालूंगा, इसका 16.64% निकालूंगा। और मैं देखूंगा कि ये यहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि इसका गुणा करना बहुत आसान है। 21 का गुणा करना आसान है, 22 का गुणा करना आसान है। तो मैं 16.64% डायरेक्टली निकाल लूंगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 16.64% निकाल लूंगा। तो मैं पहले 7 का टेबल पढ़ूंगा, फिर मैं 3 का टेबल पढ़ूंगा, और 21 का अगर टेबल जिसको याद होगा वो डायरेक्टली 21 का टेबल पढ़ लेगा। मैं 7 और 3 का टेबल पढ़ के बताता हूँ। तो मैंने 7 चौक 28 पढ़ दिया, ठीक है ना। और 7 छंग 42, 42 2 44, 7 छंग 42, 4 46, और 7 एकम 7 4 11। फिर मैं 3 का टेबल पढ़ रहा हूँ, 3 8 24, 3 चौका 12, 3 चौका 12 2 14, और 3 छक 18, 18 1 19, और 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, 34944 मिल गया हमको। ये डेटा डायरेक्टली मिल गया। तो हमारा जवाब यही मिल गया। हमारा जो ऑप्शन सी पिक किया वही हमारा सही ऑप्शन था। अब ये लक है कि यही वाला ऑप्शन पिक किया, यही वाला लग गया। आप हो सकता है ऐसे सोचो कि सर आप घर से सॉल्व करके आए हो तो आपने जानबूझ के सी पिक किया। नहीं, इस वाले सवाल में ये रैंडम मैंने पिक किया है। मैं ये भी पिक कर सकता था लेकिन कैलकुलेशन आसान था तो मैंने सी जानबूझ के पिक किया है। ये लेट में करता मैं, ये पहले ऑप्शन ये पिक करता क्योंकि इससे कैलकुलेट करना आसान है। अगर मान लो ये ऑप्शन सही नहीं होता तो मेरे को ये अंदाजा लग जाता कि किसके आसपास ये ठहरेगा। तो आई होप जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं ये सवाल आप सही से समझ पा रहे हो। देखिए एक आध सवाल और है तो और करा दूं मैं आपको। 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से 10% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से संयोजित होता है 1324 रुपया राशि क्या है। ये देखो और आसान है। अगर 10% की बात करें तो 10% इफेक्टिवली 33.1% बनाता है। तो कौन सा ऐसा डेटा है जिसका 33.1% 1324 के बराबर है। अब जैसे यहाँ पे ये 5500 लिखा हुआ है, ये 4500 लिखा हुआ है, ये 4000 लिखा हुआ है, 5000 लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, मैं 4 और 5 का कैलकुलेट करूंगा। चलो इस बार 5 का कैलकुलेट करते हैं। 5 एकम 5, 5 तेई 15, और 5 तेई 15 एक 16। तो हमारा जो बनेगा 1655 बनेगा। तो 5000 हो नहीं सकता है, वो 1324 ही बनाना था मेरे को। मतलब 5000 बहुत ज्यादा हो गया। फिर मैं 4 से गुणा करूंगा। 4 एकम 4, 4 तेई 12, 4 तेई 12 एक 13। तो मेरे को 1321 रुपए बना, यही ना। सॉरी 4 एकम 4 है,
4 एक कम 4, 4 3 12, 1324 रुपए मिल गया। तो सही जवाब ही मिल गया मेरे को, सीधे सीधे सी। तो मैं ना ए निकाल रहा हूं ना बी निकाल रहा हूं। इस सवाल को सॉल्व करने में कम समय इसलिए लगा क्योंकि 10% का 3 साल का इफेक्टिव रेट परसेंट मेरे को याद है पर्सनली। 10% के हिसाब से 1 साल का 10%, 2 साल का 21%, 3 साल का 33.1% और 46.41% जो होता है ये होता है 4 साल का। ठीक है ना, आगे चलिए। कुछ और सवाल है क्या जो मैं आपको करा सकता हूं? 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में देय राशि 14739 रुपए का है, वर्तमान मूल्य क्या है? अब जैसे जब यह सवाल आ जाए कि आपका रेट परसेंट कुछ इस तरीके से आ जाए 6.25%, आर इफेक्टिव मत निकालना, क्योंकि आर इफेक्टिव निकालने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो 6.25% क्या होता है? ये होता है 1/16। तो आप इसको यूं कहो कि 16 की चीज जो है 17 होती है। कितने साइकिल दिया हुआ? 3 साइकिल दे रहा है, तो 16 का क्यूब 17 का क्यूब होगा। 16 का क्यूब 17 का क्यूब हो जाएगा। 17 क्यूब की वैल्यू आपको दी हुई है, 17 क्यूब की वैल्यू सवाल में दी हुई है। इसकी वैल्यू कितनी है सवाल में? इसकी जो वैल्यू दी हुई है ये दी हुई है 14,739। इसकी वैल्यू दी है 14,739 और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 14,739 अपॉन 17 गुणे 16 का क्यूब। यूनिट डिजिट में ध्यान से देखो, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। और आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये 17 का क्यूब है, तो 17 गुणे 17 गुणे 17, ये 17 से कटेगा कटेगा। 17 क्यूब है तो 17 से पक्का कटेगा। मैं इसमें ये देख रहा हूं कि क्या ये डेटा, जरा ध्यान से देखो इस डेटा को काटने में, काटते वक्त कितनी सावधानी अपने को बरतनी है। ठीक है ना, 16 का क्यूब अगर किसी को याद ना हो तो ये तो आपको याद होगा कि ये 256 गुणे 16 लिख सकते हो। 16 16 हम 256 और गुणे 16 निकल सकते हो। तो ये अभी गुणा कर सकते हो। ये पहले भाग दे लो कि ये 3 की तीनों कट जाएगी या और कुछ बचा रह जाएगा। ठीक है ना, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर ये 17 का क्यूब है तो 16 का क्यूब आपका औसत मारना है। 17 का क्यूब मेरे को याद नहीं है। 17 का क्यूब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को याद ना हो कि 17 का क्यूब क्या हो सकता है। 12,148, 12,288। पहले मैं इसको गुणा करता हूँ, मैं इसको बाद में गुणा करूंगा, पहले मैं 16 का गुणा करता हूँ। 16 छक्का 96। ठीक है ना, तो आखिरी में जो है 6 आ रहा है, जो कि नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है 16 छक्का 96 में। ठीक है ना, फिर मैं गुणा करता हूँ। 16 पंचे 80, 80 9 89, हाथ में आया है। 16 दूनी 32, 8 40। तो हमारे पास जो आ रहा है 4096 आ रहा है, 4096 आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब है 4096 में 3 का और गुणा करेंगे। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि 3 का और गुणा करेंगे तो मैं अपने ऑप्शन के करीब पहुंचूंगा। तो 3 चौक 18 यूनिट डिजिट में मुझे मिल रहा है। ठीक है ना, 3 9 27, 3 छक 18 हो गया, 3 9 27 एक 28 हो गया, 8 8 मिल रहा है और 3 0 0 2 मिल रहा है और 3 चौका 12, 1288 मिल रहा है। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं 17 को 17 को 17 को काटूंगा और ये काट दूंगा, ये 3 बार आएगा। 17 को एक बार काटोगे, 17 को 2 बार काटोगे, 17 को 3 बार काटोगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 4096 में 3 का गुणा करने पे 12 2 2 8 8 मैच कर रहा है और हमारा ऑप्शन भी है। अब ये कैलकुलेशन जो है ना करने के अलग अलग तरीके हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस तरीके से सोच पाओगे कि सर आपने इसका भाग देने के बजाय जो है 16 का क्यूब क्यों निकाला, और क्यूब निकालने के बाद जो डेटा आया उसमें 3 का गुणा क्यों किया आपने, क्योंकि 3 तो कहीं था ही नहीं। मान लो 16 का क्यूब किया तो वो तो ठीक है, लेकिन 3 का गुणा क्यों किया? क्योंकि मैं देख रहा था कि ये कितने टाइम्स इसके आसपास जाएगा। तो मुझे समझ में आया कि भाई ये 3 टाइम्स 4 का 3 टाइम्स 12 के आसपास जाएगा, तो 3 का गुणा करके ऑप्शन देख रहा था कोई मैच कर रहा है डायरेक्टली। अगर मैच कर रहा है तो इसके काटने पे 3 आएगा। भैया मैंने ऐसे आउटकम निकाल लिया। तो सही सवाल का जवाब हमारा यही हो जाएगा। देखता हूं कोई एक आध सवाल और है तो मैं और थोड़ा समय स्पेंड करता हूं इस पे। एक्स रुपए की राशि 2 वर्षों में 15% प्रति वर्ष की दर से 12,777.6 रुपए हो जाती है जब ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित किया जाता है। एक्स का मान क्या है? देखो अगर ये 15% है 12 महीने के हिसाब से, ठीक है ना, 12 महीने के हिसाब से अगर ये 15% है तो 8 मंथ के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%। और जो 2 साल होगा वो 3 साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10% 3 साइकिल में 33.1% बनाता है, 33.1% बनाता है। बस मेरे को ये देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका 33.1% जो है 12,777.6 मतलब उसमें जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर पहुंच जाएगा। ठीक है ना, इसके बराबर पहुंच जाएगा। तो 33.1% आपको निकाल के इसमें जोड़ना है सारा का सारा डेटा। जैसे मैं मान लो किसी एक डेटा को निकाल देता हूं जो मेरे लिए आसान है। चलो मैं 102 का निकाल देता हूं, 10200, 102
00 है, इसका मैं निकाल देता हूँ 33.1%। 00 से 00 कट गया, ठीक है ना। अब मैं सीधे पहाड़ा पढ़ सकता हूँ, 102 51 में 102 10 आया, 102 गुणे 3 करोगे तो 306 हो जाएगा, और 306 में 10 जोड़ोगे तो 316 हो जाएगा, और हाथ में आया 31, और 306 में 31 जोड़ोगे, ठीक है ना। 306 में 31 जोड़ो, 306 में 31 जोड़ो तो ये हो जाएगा 6 7, और 337 हो जाएगा, तो 337 हो जाएगा। तो मेरे को जो यहाँ पे ब्याज मिला है 3000 जो है ये मिलेगा, ये मिल जाएगा 300376.2। अगर मैं इसको इसी में जोड़ दूं, मैं अगर इसको इसी में जोड़ दूं 10,200 में से 12,777, ठीक है ना। अगर जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 3 2 5, और ये हो जाएगा 13,576.2। जरा ध्यान से देखो, जब मैंने इसका 33% निकाला, किसका 102 00 का, जब मैंने 33.1% निकाला और उसको जोड़ दिया, तो ये जो डेटा है वो 13,000 कितना पहुंच रहा है, 576.2, 13,576.2 पहुंच रहा है। तो ये तो मेरे को डेटा नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे को इससे एक क्या निष्कर्ष मिल रहा है कि ये जो डेटा है इससे जो इंटरेस्ट निकल के आएगा जोड़ोगे वो इससे ऊपर निकल जाएगा। तो जो भी आपका प्रिंसिपल होगा इससे कम होना चाहिए। ऑप्शन में देखोगे एक ये वाला जो ऑप्शन है ये इससे ज्यादा है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब अगला ऑप्शन है 9800 और 9600। तो आप 9600 का चाहो तो निकाल लो, 9600 का 33.1% निकाल लो, ठीक है ना। अब ये हो गया 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, तो 16 कम 16, और 16 तिया 48, एक 49, और 16 तिया 48 4 52, फिर गुणे 6, 6 6 की 36, 6 9 54, 3 57, 6 दूनी 12, 5 17, 6 पंचे 30, 1 31। ये हो गया 3177.6 रुपए का जो है ब्याज आ जाएगा। अब 9600 इसमें जोड़ दो, 9600 जोड़ दो, तो ध्यान से देखो ये 6 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, और ये 7 आ जाएगा, और 9 3 12 आ जाएगा। तो आपका यही डेटा सीधे सीधे ये दिया हुआ है मैच कर गया, यही डेटा है जो है ये मैच कर गया जो है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं ए भी पिक कर सकता था, लेकिन डी मैम ने पिक किया और मेरा डेटा आ गया। और मान लो पहले ही अगर आपने ये डेटा निकाल लिया होता तो ये हो जाता। अब दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप यूं कह सकते थे कि 133.1% इज इक्वल टू 1277.60। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ये भी एक तरीका था जिससे आप निकाल सकते थे 1277.60 अपॉन 133.1 इंटू 100। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे निकालने में और ज्यादा कंफ्यूज होते, आपको समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे, क्योंकि वो दिमाग में ऐसे सोचता रह जाता है और पेन चल नहीं पाता है। तो जब कैलकुलेशन चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, दिमाग क्विक रिस्पॉन्स करता है, तो समय भी बहुत ज्यादा बच जाता है। तो इस तरीके के सवालों को मैं ऑप्शन से करता हूं। तो ये एक पैटर्न था जो आज मैंने आपको बताया है। इस पर बहुत सारे सवाल है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा का पूरा पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ये सारे के सारे सवाल आप लोग चाहिए तो लेके निकाल के देख लीजिएगा। एक आध सवाल चाहो तो और भी करा देता हूं मैं। यदि ब्याज को छमाही रूप से संयोजित किया जाता है तो प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की दर से 7200 रुपए की राशि एक वर्ष में 7938 रुपए हो जाएगी। ये वही वाला सवाल है यार जो मैंने आपको बताया है। जैसे 7200 की बात करें तो कितना ब्याज मिला, 738 रुपए का ब्याज मिला है। 738 रुपए का ब्याज मिला है 7200 रुपए पे, और अगर मैं 100 का गुणा करूं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जरा ध्यान से देखो। और ये 9 से कटेगा, 9 8 72, ठीक है ना। 9 8 72, और 9 से कटा 9 8 72, 9 दूनी 18। फिर जरा ध्यान से देखोगे, इसको अपन काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटोगे ये 4 हो जाएगा, ये 2 से काटोगे तो 41 हो जाएगा। ये 41/4% आ जाएगा, 41/4% आ जाएगा इफेक्टिवली। और 4 से अगर भाग दोगे तो जरा भाग देके देखो, 4 एकम 4, 0 हो गया, 10.2 और 5% हो गया। 10.25% कब आता है, जब 5 का 2 साइकिल लेते हो, 5% का 2 साइकिल लेते हो, 5% का 2 साइकिल लेते हो। तो सवाल क्या कह रहा है, यदि ब्याज को छमाही रूप से संयोजित किया जाता है तो प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की दर से 7200 रुपए की राशि एक वर्ष में 7938 रुपए हो जाएगी। तो 5% की 2 साइकिल चाहिए, लेकिन हमारा समय क्या है, 1 साल दिया हुआ है।
तो 5 मंथ, जो 6 मंथ का ब्याज होगा, जो 6 मंथ का रेट होगा वो 5% होगा। 12 मंथ का रेट क्या होगा? 12 मंथ का रेट हो जाएगा 10%। तो इस सवाल में सावधानी बरतना, क्योंकि ऑप्शन में 5 और 10 दोनों दिया हुआ है, तो आपने यहाँ 5% निकाला, इसको टिक करके निकल जाओगे, क्योंकि ये 2 साइकिल के हिसाब से निकला हुआ है 5%। पहली साइकिल में 5% कंपाउंड करना पड़ेगा, फिर दूसरी साइकिल में 5% कंपाउंड करना पड़ेगा। तो 6 महीने का जो ब्याज होगा वो 5% होगा, और फिर अगर 12 महीने का निकालोगे तो दोगुना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। एक सवाल और कर लेते हैं चाहो तो। एक सवाल दिया हुआ है, एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि 2 वर्षों के बाद क्रमशः 820 रुपए और 8820 रुपए है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो ब्याज की दर क्या है? 2 साल की बात हो रही है, 820 रुपए का ब्याज है, 820 रुपए का ब्याज है, अमाउंट दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 8000 रुपए हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल इफेक्टिव रेट परसेंट निकाले कि कितना अपने को मिला है, तो फिर से ये क्या हो जाएगा? 10.25% आ गया, 10.25% आ गया। अब यहाँ पे 2 साल का दिया हुआ है, ईयरली रेट परसेंट निकालना है, तो जो 5% है ये 2 साइकिल में क्या बनाएगा? 10.25 इफेक्टिवली बनाएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा, ना कि ये होगा, ना कि ये होगा, ना कि ये होगा। और चाहो तो एक आध सवाल कर लेते हैं, अगर इस तरीके का दिया हुआ है। 40,000 रुपए की राशि के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष में 44,100 रुपए हो जाती है? आप अगर ब्याज देखोगे तो कितने का ब्याज है यहाँ पे? 4100 रुपए का ब्याज है। 4100 बटा गुणे 100 कर दो, ठीक है ना? तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, ये 41/4 आ गया। जब 41/4 का मतलब 10.25% इफेक्टिव रेट परसेंट मिल रहा है, इफेक्टिव रेट परसेंट मिल रहा है। तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्रतिशत की दर से पूछ रहा है, यहां तक पहुंचेगा। 2 वर्षों की बात हो रही है, तो 5% और 5% दो साइकिल में क्या बनाएगा? 10.25% बनाएगा। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये सवाल है, ये सवाल भी बहुत क्लासी है। इस सवाल को चाहो तो घर पे कर लेना, मैं होमवर्क दे देता हूँ। अच्छा सवाल है, मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। 2,40,000 रुपए 3 साल के ऋण के रूप में लिया जाता है। 12.5% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है। पहले वर्ष के अंत में ब्याज को संशोधित करके 12% कर दिया जाता है। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? ये 3 साल के लिए दिया जा रहा है, 2,40,000 है, ध्यान से देखो, 2,40,000 है। पहले साल 12.5% ब्याज अगर चार्ज करोगे तो पहले साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1/8, 12.5% का मतलब 1/8, 8×3 = 24, ठीक है ना? 30,000 का उसे ब्याज मिलेगा। 30,000 का ब्याज मिलेगा तो अमाउंट के अगली साल के लिए क्या हो जाएगा? 2,40,000 में 30,000 जोड़ दोगे तो 2,70,000 हो जाएगा। ये आपका अमाउंट हो जाएगा पहले साल के बाद। अब पहले साल का चैप्टर कर दो खत्म। अब आपके पास यही प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल है, कितना हो जाएगा? यही प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा 2,70,000। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? 12% के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। 12% के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 12% का 2 साल के इफेक्टिव रेट परसेंट क्या हो जाएगा? 25.44%, ठीक है ना? लेकिन आपको राशि निकालनी है, भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि निकालनी है। तो 25.44% निकाल के इसमें जोड़ो, या फिर आप इसका 125% निकाल दो, 125.44% निकाल दो, आपकी राशि आ जाएगी। तो यहाँ पे गुणा कर दो, 125.44 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना? इतना परसेंट निकाल दिया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, जो है ये 2 जीरो कटेगा, ये इधर आ जाएगा, तो 27 गुणे 125/4 हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट से निकाल सकते हो? नहीं, यूनिट डिजिट से नहीं निकाल सकते हो। प्रॉब्लम यह है क्योंकि 2 में 2 जीरो रखा है, तो ये 2 जीरो वाले ऑप्शन तो खत्म हो गए। यहाँ पे जो है ये दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, तो आप इसको 9 और 3 में फैक्टर कर दो और फिर गुणा कर दो। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 39, 9 पचे 45, 3 48 और 9 दूनी 18, 4 22, 9 एकम 9 2 11। फिर इसका 3 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? 3 छक 18, 3 9 27, 1 28। मुझे ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन डी हो गया। इसके आगे भी चाहो तो कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना? 3 उठे 24, 24 2 26 आ रहा है, ठीक है ना? 3 दूनी 6 2 8 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो इस सवाल में क्या है कि पहले साल में जो 12.5% के बाद संशोधित हुआ है, डेटा ऐसा दिया है कि आप वर्बली से कैलकुलेट कर सकते हो। 1/8 इसका 2,40,000 का कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। तो अगली साल जो अमाउंट होगा वो 2,70,000 आ जाएगा। इस चैप्टर को ऐसे निकाल दो, वर्बली निकाल दो, निकाल के खत्म कर दो, देन उसके बाद सवाल को सॉल्व करो। आज की ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं इसको और भी लंबा बना सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पढ़ाने लायक है, जो है, और पढ़ा भी सकता हूँ मैं आज की क्लास में, जो है। चलो अच्छा यार, मन कर रहा है तो एक आध सवाल और कर देता हूँ।
3 साल बाद 4,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 630.50 है, तो वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर क्या करो। अगर मैं इफेक्टिव रेट परसेंट इसका निकालूं तो क्या हो जाएगा 630.50 अपॉन 4,000। 4,000 पे इतना ब्याज मिला है तो कितने परसेंट ओवरऑल ब्याज मिला है, गुणे 100 निकाल दो, 0000 कट गया, ठीक है ना। फिर 4 से भाग देते हैं जरा, 4 एक कम 4 और 23 बचा, 4 पंचे 20 और 3 जीरो बढ़ा, 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24, 4 दूनी और 4 पंचे, तो हो गया 15.7625% हो गया, 15.7625% बन गया। ये इफेक्टिव रेट परसेंट है। साइकिल कितना अपना 3 साइकिल है। अगर मैं कहूं 8 को 3 साइकिल तक लेके जाना है तो 8 त्रिक 24% तो ऐसे ही हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं 6 की भी बात करूं तो 6 जो है आपका क्षेत्र का 18% कम से कम में बनाएगा, 18% के ऊपर ही कंपाउंड बनाएगा। तो जब 6% नहीं हो सकता तो 7% भी नहीं होगा, 8% भी नहीं होगा, तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ये आप इससे ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 3 साइकिल में 5% इफेक्टिव रेट परसेंट 15.7625% बनाएगा। ये सवाल इतना ज्यादा आसान था। क्या एक आध सवाल और करा दूं कि कर लोगे घर जाके। एक निश्चित राशि 2 वर्ष के बाद 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 13,650 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज को छमाही रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद समान ब्याज दर पर उसी राशि क्या होगी। मुझे लगता है कि आप इसको कर लोगे, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। क्या दिया हुआ, एक निश्चित राशि 2 वर्षों के बाद ए सर्टेन सम बिकम 13,650 रुपए एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल में क्या होगा, 30% बनाएगा। क्या होगा, 2 साल में 30% बनाएगा, तो 130% की जो वैल्यू दी हुई है सवाल में दी हुआ 13,650 और 0 रुपए दिया हुआ है। अब 100% की वैल्यू निकालोगे निकल जाएगा, तो आपको यहां से प्रिंसिपल मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 13 कम 13, 13 पचे 65, तो ये हो जाएगा 1050, ठीक है ना, 1050 रुपए हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, यदि ब्याज को छमाही रूप से संयोजित किया जाए तो 1 वर्ष के बाद समान ब्याज दर पर उसी राशि की राशि क्या होगी। अब 10,500 तो होगी नहीं, 10,500 तो आपका प्रिंसिपल हो गया, राशि पूछा है। लेकिन ये बोल रहा है कि 1 साल में पूछ रहा है, क्या होगा 1 वर्ष बाद जो है इस प्रिंसिपल का जो है अमाउंट क्या होगा अगर हम छमाही रूप से कंपाउंड करने लगे। छमाही रूप से कंपाउंड करने लगेंगे, जरा ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा, 7.5% आ जाएगा, 7.5% हो जाएगा। तो 7.5% का इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 15% प्लस 75 का गुणा 75 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 5.625% आ जाएगा और एडिशनल हो जाएगा। तो ये जैसे ही जोड़ोगे तो 20.625% जो है आपको ब्याज मिलेगा। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 10500 का अमाउंट निकालना है ना। ब्याज निकालना होता तो 20% निकालते, इसका 120.625% निकालेंगे डिवाइड बाई 100। ये इधर से कट जाएगा, इसको कह सकते हो 15 और 7 5। एक बार 15 का टेबल पढ़ सकते हो, एक बार 7 का टेबल पढ़ सकते हो, और ये पढ़ने के बाद जो है 12,134 रुपए आ जाएगा। ये जब पढ़ोगे तो 12,134 रुपए आ जाएगा, ये डेटा मेरे को याद है। इसके अलावा सेम यही डेटा है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे जो है तो 12,134 रुपए इसका भी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। डेटा लगभग लगभग उसी में सेम है, 10,500 है, 13,650 इस्तेमाल हुआ है, इसका आएगा। तो इस सारे के सवाल, सारे सवालों को कर लीजिएगा। मैं इसकी एनोटेशन पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूं, जो है टेलीग्राम चैनल जो है नीचे होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो सिखाने की कोशिश की है कि आपको आर इफेक्टिव निकालना अगर आ गया तो बहुत सारे सवालों को आप बहुत जल्दी कर सकते हो, या रेशियो से करना आ गया तो आप बहुत तेजी से इस चीज को कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर आर इफेक्टिव से निकालोगे तो इस तरीके के सारे आप सवाल, चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए, आप बहुत तेजी से कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में मैंने थोड़ी वैल्यू ऐड किया होगा। कुछ आपके सुझाव हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और ये अगर क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें इनवाइट कीजिएगा। मेरा बैच चल रहा है जो है सीजीएल मेंस के लिए एक, जिसकी फीस 100 रुपये है, ये रिफंडेबल है। और साथ में 2025 के लिए, अगली साल के लिए मैं एक कंप्लीट बैच पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इस कंप्लीट बैच में खास बात क्या है कि तकरीबन 200 घंटे के आसपास का आपका कोर्सेज है पूरा का पूरा, और इसकी फीस 10 रुपये है, ये भी रिफंडेबल है। आप ऐप पे जाके ट्राई कर सकते हैं कि मैंने कैसे पढ़ाया हुआ है, कैसे ये पढ़ा रहा हूँ अगर ये लेक्चर देख रहे हो, और फिर उसके बाद अगर आपको रिफंड लेना हो तो रिफंड भी ले सकते हो। तो जुड़े मेरे साथ, अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, मुझे मौका दें आपकी सफलता में थोड़ा सा अपना इनपुट डालने का। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ खास बात लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।